हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार और देखिए घटनासार सीरीज ये जो चल रही है उसका है आज 5वां लेक्चर। अभी तक अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया है तो बिल्कुल फॉलो कर लीजिए, राइट। दूसरी एक बात है, करंट अफेयर्स की इस सीरीज में इस बुक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ये बुक है पूरे 6 महीने के करंट अफेयर्स की, घटनासार एसएस पब्लिकेशन द्वारा आती है। बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, बहुत शानदार बुक मानी जाती है, राइट। इस हमारा लोगों का जो टारगेट है वो टारगेट देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यूपी पीसीएस और रिव्यू ऑफिसर दोनों का प्रीलिम्स जो आने वाला है 27 अक्टूबर और 22 दिसंबर को, ठीक है। करंट अफेयर्स इसके लिए हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और साथ में ये तो खैर हो गई घटनासार की बात। अगर आप चैनल पर जाएंगे तो आपको क्रॉनिकल वहाँ पे देखिए मिल जाएगी जून और जुलाई की क्रॉनिकल, ठीक है। क्रॉनिकल और इसके साथ में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं तो घटनासार, राइट। इन दोनों बुक को अगर आप जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा करंट अफेयर्स, मतलब मेरा ऐसा अनुमान है, मेरा ऐसा मानना है कि आप 95% से ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ उस तरीके से, राइट। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया 4 लेक्चर और ये होने वाला आज 5वां लेक्चर। तो 5वें लेक्चर में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज पूरी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात यह कि अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसका फ़ायदा आपको अल्टीमेटली मिलेगा, राइट, बिल्कुल मिलेगा। एक बार आपको एक वीडियो उठा के देखिए और देखिए जरा एक बार कि आपको कितनी चीज़ें उसमें और बेहतर तरीके से आपके साथ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए, मैं आज वक्त बर्बाद नहीं करूँगा, सीधे आता हूँ इसी वाले पॉइंट पे। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023-2024, ठीक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है ये। वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, वेरी वेरी वेरी, कितनी बार मैं वेरी लिख दूं उतना कम होगा, ठीक। ये अगर रिपोर्ट आई है तो इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। एक बात क्यों, दूसरी बात है, केवल ये रिपोर्ट ही नहीं पूछी जाती है। पिछले वर्षों में आपने लगातार देखा होगा कि इस रिपोर्ट से जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी हम लोगों के एग्जाम में लगातार पूछा गया है, राइट। आपके एग्जाम में लगातार पूछा गया, जैसे आपसे पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट कब चालू हुई, इस रिपोर्ट को बनाने में किसका योगदान था, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो चलिए बेसिक चीज़ों से शुरुआत करते हैं। ये रिपोर्ट जारी होती है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की। अब यूएनडीपी क्या है? यूएनडीपी जो विकासशील देश हैं, जो अविकसित देश हैं, उनके लिए बहुत काम करता है। 1965 के अंदर आई थिंक ये संस्था बनी थी, मैं ठीक से क्लियर नहीं हूं, लेकिन इसके हेडक्वार्टर्स आपको न्यूयॉर्क आपको देखने को मिलेंगे, यूएसए के अंदर, ठीक है। एक बात, दूसरी बात है, इस बार की जो ये रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में मार्च, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मार्च 2024, 13 मार्च 2024 को ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसका शीर्षक था, यहाँ पे देखिए लिखा होगा ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक। देखिए, इस रिपोर्ट को मैं थॉरली कंप्लीट करूंगा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी मैं कंप्लीट करूंगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बनी रहेगी और बहुत सारी चीज़ हो सकता है आपको इस रिपोर्ट में, क्योंकि इस रिपोर्ट को बहुत कम में कवर किया गया है। मेरा ऐसा अनुभव है, मेरा ऐसा मानना है कि इस रिपोर्ट में इससे ज़्यादा चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, इसलिए इस रिपोर्ट में ठीक ठाक टाइम दूंगा। इसलिए आप देखें, इसका है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, बटी हुई दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना। मतलब क्या है, पूरी जो इंग्लिश में अगर मैं इसको बोलूंगा तो ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिंग कॉपरेशन इन द पोलराइज्ड वर्ल्ड, राइट। ये तो इसका शीर्षक है, तो शीर्षक भी इसका आपको रटना है। कौन जारी करता है? यूएनडीपी, बिल्कुल इसको भी रटना है। दूसरी चीज़ है, इस रिपोर्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिक कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ जो इस बुक में लिखी नहीं है लेकिन ज़रूरी है। देखिए, ये बुक जो है, ये जो रिपोर्ट है यूएनडीपी जारी करता है। यूएनडीपी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें थी वो मैंने बता दी। दूसरी चीज़ और है, ये रिपोर्ट जो है 1990 से जारी हो रही है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे प्रीलिम्स में, अन्य एग्जाम में भी कई जगह पूछा गया है, ठीक। बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है क्योंकि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी कर रहा है इसको। दूसरी बात है, यूएनडीपी जो है यूएन के अंडर ही काम करता है, तो जहाँ पे यूएन घुस जाता है वहाँ पे अल्टीमेटली क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाता है। एक बात। दूसरी बात है, 1990 से जारी हो रही है। इसके एक क्वेश्चन और आपसे कई बार पूछा गया है कि इसके निर्माण में कौन से अर्थशास्त्रियों की भूमिका बहुत ज़्यादा थी। तो नंबर 1 पे वहाँ पे नाम आता है पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे, नाम था उनका महबूब उल हक। आप सही से सुन पा रहे हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ इसलिए, महबूब उल हक। नंबर 2 पे आप देखते हैं भारत के, मतलब अमर्त्य सेन जो है, वो भी जो नोबलिस्ट हैं, जिनको नोबेल प्राइज़ ऑलरेडी मिल चुका था बहुत पहले, वो भी, इनका भी योगदान है। और यूएनडीपी के बहुत सारे अर्थशास्त्री थे, इस रिपोर्ट को बनाने में इनका योगदान था। तो ये तीनों क्वेश्चन पीछे भी पूछे गए हैं, हो सकता है आगे भी पूछे जाएं। एक बात। दूसरी बात है, ये रिपोर्ट कहती क्या है? ये रिपोर्ट कहती है कि मानव का जो विकास है, मानव के विकास के आधार क्या होंगे। तो आधार इस रिपोर्ट में बताती है 3 होंगे।
कौन कौन सा? नंबर 1 जीवन प्रत्याशा, नंबर 2 शिक्षा उसकी क्या होनी चाहिए, नंबर 3 आय क्या होनी चाहिए, उसकी इनकम क्या होनी चाहिए। 3 आधार पे ये रिपोर्ट बनाई जाती है कि एक मानव जो होता है उसका जो विकास है उसको उनके आधार क्या होते हैं। तो ये 3 आधार बताती है रिपोर्ट, एक बात। दूसरी बात एक और है कि इसमें जो रैंकिंग है, मतलब रैंकिंग की तो मैं बाद में बात करूंगा, इसमें अब जो रिपोर्ट जब बनाएगी तो उसमें जाहिर सी बात है कि कुछ स्कोर दिया जाएगा। तो स्कोर आप हमेशा याद रखना 0 से लेके 1 के बीच में होता है, 0 से लेके 1 के बीच में, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इस रिपोर्ट से तो मैं मान के ऐसा चलता हूँ कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, एक बात। दूसरी बात है इस रिपोर्ट में लिखा गया जैसे 193 कंट्रीज को उसके मानव विकास सूचकांक HDI 2022 की स्थिति के अनुसार रैंकिंग प्रदान की गई। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे ये HDI है और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये HDI रिपोर्ट है, मतलब मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है 23-24 की, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है HDI 2022। मतलब इसका यह हुआ जो HDI जो सूचकांक आया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सूचकांक जो आया था, उसके आधार पर ये 23-24 की रिपोर्ट बनाई गई। अब बात समझ में आ गई? ठीक। अब एक चीज़ है, अब जब स्कोर जो आएगा 0 से लेके 1 तक जो भी स्कोर आया, मान लीजिए किसी का 0.5559 है, किसी का कुछ और है, किसी का 0.979 है, ऐसा करके कुछ, उसके आधार पर 4 अलग अलग सेक्टर्स में इनको डिवाइड किया जाता है। जैसे सेक्टर्स क्या होंगे, सेक्टर्स ये लिखा 4 भागों में डिवाइड किया जाता है कि मानव का विकास कौन कौन भागों में, कौन कौन अंकों के साथ कौन कौन से भागों में है। तो हम लोग ऊपर से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग जरा नीचे से चलते हैं, या चलो एक बार ऊपर से ही पढ़ लें। जो भी लोग जो भी कंट्री जिसका स्कोर आएगा 0.800 और उससे अधिक, आप बात समझिए, बिल्कुल ऐसे कंफ्यूज किया है पिछले एग्जाम्स में, आगे भी ऐसे कंफ्यूज करेगा। इसमें पहले वाले पार्ट में 0.800 शामिल है और उसके बाद कहाँ तक, 1 तक। इतना अगर कोई स्कोर किसी देश का स्कोर आता है तो वो अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश में गिना जाएगा। नंबर 2 में है 0. 700, ये इसमें शामिल है, ये 700 के बाद की बात नहीं कर रहा है, 700 इसमें शामिल है, से लेके 0.799 तक उच्च मानव विकास। पहले क्या था, अत्यधिक उच्च मानव विकास, फिर है उच्च मानव विकास, फिर आ गया ये इसमें शामिल है 0.550 से लेकर 0.699 तक, ये है मध्यम मानव विकास। और इसी तरीके से आप ऐसे देखेंगे, ठीक। इसमें क्या है, इसमें लास्ट वाले पार्ट में जब आप देखेंगे तो ये शामिल नहीं है। इससे नीचे मतलब क्या शामिल होगा, 0.549, इसको शामिल करते हुए प्लस इसके नीचे कहाँ तक, 0 तक। तो ये कौन सा आ जाएगा, निम्न मानव विकास। अब इसमें आपको कंफ्यूज करेगा, और क्वेश्चन ऐसे आया भी है और आगे हो सकता आपसे पूछा भी जाए। तो अब इसके आधार से ये रिपोर्ट बनी। एक चीज़ और जान लीजिए, सबसे ज़्यादा जो स्कोर है वो आपको स्विट्ज़रलैंड का देखने को मिलेगा। देखिए मैक्सिमम आपको जो होते हैं, ज़्यादातर आपको यूरोप से ऐसे कंट्रीज मिलते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज और हैं जो यहाँ से भी हैं, अपने यहाँ से भी, एशिया से भी, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्विट्ज़रलैंड है 0.967 इतने पे। अब इनके आप मत रख लेना, सबसे जो टॉप पे है उसका आप रख लो, ये स्कोर है, ठीक। स्कोर मैक्सिमम जाएगा 1 तक, शुरुआत होगी 0 से, इसी के बीच में टहलेगा। चलो, दूसरे नंबर पे नॉर्वे है, तीसरे नंबर पे आइसलैंड है, फिर चौथे नंबर पे हांगकांग यानी चाइना, ठीक। दूसरी चीज़ है, चाइना नहीं है, चाइना का, हांगकांग को चाइना के उसमें देखा जाता है। फिर है डेनमार्क और स्वीडन, ठीक। चलो, इतनी चीज़ें आप देख के जाइए, मतलब आपको पता होने चाहिए, टॉप 3 बिल्कुल रटे होने चाहिए, इसके बाद में 2 का भी अनुमान होना चाहिए। चलो, इसमें आगे वाला जो पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ सोमालिया सबसे नीचे है। अब देखिए ये रिपोर्ट में कितने कंट्रीज को शामिल किया गया, तो यूनाइटेड नेशंस के अंडर जितने कंट्रीज आते हैं यानी 193। चलो, अब एक बात, दूसरी बात ये दूसरी बात ये कि सोमालिया तो इसमें लिखा गया है लेकिन और कुछ नहीं, यानी 193 नंबर पे सोमालिया है। इसके बाद 192 नंबर पे अगर आप देखेंगे तो आपको दक्षिणी सूडान देखने को मिलता है। 191 पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ठीक है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। इसकी लिस्ट जो मैंने बोल ली है वो यहीं पर लिख के आप तैयार कर लेना, यहाँ साइड में बहुत सारी जगह होती है, आप बहुत सारा काम इसमें कर सकते हैं, ठीक। अब बात आती है इंडिया की स्थिति की। देखिए इंडिया कि इस बार जो स्थिति है वो 134 है, याद रखेंगे 134 है। दूसरी चीज़ है आउट ऑफ कितने, 193, ठीक, आउट ऑफ कितने, 193। चलो, अब पिछली बार के जैसे जो मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अच्छा हाँ एक बात और है, स्कोर ध्यान से देखिए 0.644, इस स्कोर को बिल्कुल रट लीजिए। यहाँ पे बोल्ड नहीं लिखा, मुझे नहीं पता है क्यों उन्होंने नहीं लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए इसको, ठीक। दूसरी चीज़ है 2021 में भारत की रैंकिंग 135 थी, इस बार क्या है 134 है। एक का अंतर आया है। किसी टाइम पे ऐसे भी सवाल आते हैं कि भारत की रिपोर्ट में कितने का अंतर आया है। आप हो सकता है ये वाला स्थिति ना देख के जाएं और आप पूरी रिपोर्ट पढ़ के जाएं और गलत करके चले आएँ। जरा सी गलती और एक क्वेश्चन को ले डालती है। ऐसे अगर 5-7 क्वेश्चन गलत हुए आप रेस से बाहर हो गए, ठीक।
चलो, इसलिए और एक चीज़ और देखिए, भारत को मध्य मानव विकास वाले श्रेणी में रखा गया है। मध्य मानव विकास की श्रेणी मतलब क्या होगी? मध्य ये है, ये तीसरी श्रेणी 0.550 से लेकर 0.699 तक, यहाँ है मध्य मानव विकास, इसी श्रेणी में भारत है। अगर भारत 0.699 पार कर जाता है तो उच्च मानव विकास की श्रेणी में आ जाएगा, उन देशों की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक, अब कुछ बेसिक चीज़ें देखिए, ये तो हुई बात। अब मैंने जो 3 चीज़ों की आपसे बात की थी उनको समझिए। इस रिपोर्ट में जैसे कहा गया है, रिपोर्ट किन 3 बेसिस के आधार पर तैयार होती है, तो पहले मैंने बताया नंबर 1 पे जीवन प्रत्याशा हो गई, नंबर 2 पे क्या हो गया? शिक्षा हो गई, मैं लिख ही देता हूँ, चलो शिक्षा हो गई, जीवन प्रत्याशा हो गई, ठीक, जेपी मैं लिख रहा हूँ, जेपी कुछ और मत समझ लेना। नंबर 3 पे आय हो गई। ठीक, अब इनको सब कैटेगराइज में करता हूँ। जीवन प्रत्याशा तो यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, याद रख लेना, जैसा मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसे याद रख लेना, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। दूसरी बात, जब शिक्षा की हम लोग बात करते हैं तो इसमें 2 सब कैटेगरी आती हैं। कौन कौन सी आएगी? एक तो देखिए स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष। नंबर 2 पे कौन सा आएगा? स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष। अब आप लोग बहुत ये कंफ्यूज होंगे कि पता नहीं मैं इतना क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इस रिपोर्ट से बेसिक नहीं मतलब करंट से नहीं, केवल स्टैटिक वाले पोर्शन से भी कई बार पूछे गए हैं और कई बार पूछे भी जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, नहीं तो मैं पागल नहीं हूँ, एक बात ध्यान रखना। दूसरी बात है जीएनआई, आय जब भी हम गणना करेंगे तो यहाँ पे जीएनआई है, मतलब है सकल राष्ट्रीय आय, ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक, सकल राष्ट्रीय आय। ठीक, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शन में जब ये 3 देगा फैक्टर्स, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में रखा मिलेगा जीडीपी, और आप जीडीपी, हाँ आय से जीडीपी को कंफ्यूज करेंगे और यही लगा के चले आएंगे। ठीक, या जीएनपी दे दिया, मान लीजिए जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये आप लगा के चले आएंगे। इसलिए जीएनआई रट लीजिए, बिल्कुल जीएनआई, जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की बात हो रही है, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष प्लस स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, इतनी चीज़ें बिल्कुल रट लीजिए। ठीक, अब बात आती है यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, एक चीज़ और है, कहाँ पहुँचे थे हम लोग? हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2022 की एचडीआई संकेतों में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। एक चीज़ और जानिए, भारत ने इन तीनों ही बिंदुओं पर, जैसे चाहे वो जेपी हो या आपकी शिक्षा हो या फिर आय हो, तीनों ही बिंदुओं पे भारत में सुधार हुआ है। एक बात नोट करके कहीं पे रख लेना। दूसरी बात है कि आप अगर देखेंगे इस रिपोर्ट में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये भी एक जगह नोट डाउन कर लेना, हो सकता है आपसे पूछी जाए। जैसे जीवन प्रत्याशा 1990 में, जैसे 1990 में ये रिपोर्ट जारी हुई, आपको बता दिया मैंने। 1990 से अब ये रिपोर्ट है 2023-24 की, लेकिन एचडीआई कहाँ का है? तो 2022 का है। ठीक, अब 1990 से लेकर 2022 तक ये कहता है कि जीवन प्रत्याशा में कितने वर्ष का सुधार हुआ? तो 9.1 वर्ष का। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष में कितना सुधार हुआ? तो 4.6 वर्ष का। ये मैं डेटा नोट करके लाया हूँ बहुत थॉरली देख के, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्कूल में जाने के अपेक्षित जो वर्ष हैं उसमें कितना सुधार हुआ? तो 3.8 वर्ष का। दूसरी चीज़ है जीएनआई में कितना सुधार हुआ है? तो याद रखना 287% का। ठीक, वर्ष नहीं होंगे, परसेंट होंगे, कंफ्यूज मत होना। इतने % की वृद्धि हुई। हो सकता है इससे भी कोई डेटा निकल के आपके सामने आ जाए। अब दूसरी बात है अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ। जैसे 2021 की जो रिपोर्ट थी और 2022 की जो रिपोर्ट थी, कुछ बेसिक डेटा है मैं बता रहा हूँ, इसको ज़रा देख के जाना। टोटल स्कोर जो पिछले साल था 2021 में, वो था 0.633। ठीक, 2021 की बात कर रहा हूँ, पिछले साल की नहीं। 2022 में एचडीआई का वो था 0.644। तो ये वाला स्कोर भी आपको रटा होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, कुछ अलग अलग हैं, इस डेटा को बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। जो जीवन प्रत्याशा है वो, हाँ, इस डेटा को रट लीजिए। मैं कह रहा हूँ, मैंने क्या बोल दिया, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, रट लीजिए। ठीक, जैसे जीवन प्रत्याशा है वो है इस समय 67.7। ठीक, याद रखेंगे आप। चलो, नंबर 2 पे स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष हैं 12.6 वर्ष। ठीक, याद रखेंगे। औसत जो वर्ष हैं स्कूली शिक्षा के वो 6.57, मैं सही देख रहा हूँ, 6.57। ठीक, दूसरी चीज़ है, अब जीएनआई जो है, ठीक, जीएनआई है यूएस डॉलर से ही काउंट करेंगे, आईएनआर में नहीं, इंडियन रुपीज़ में नहीं। ठीक, तो ये कितने डॉलर पर व्यक्ति है जीएनआई? इसको आप याद रखेंगे 6951। ठीक, इसमें भी मतलब सारे एस्पेक्ट में सुधार हुआ है, इतनी चीज़ याद रखिए। दूसरी चीज़ है, इसी के साथ में ही जब आप देखेंगे रिपोर्ट में लैंगिक असमानता सूचकांक GII भी लिखा हुआ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, इसको येलो करता हूँ, लैंगिक असमानता सूचकांक। इसमें इसको बोल्ड नहीं किया, मुझे समझ में नहीं आया क्यों नहीं किया, करना चाहिए था।
दूसरी चीज़ है 2022 में स्कोर जो है 0.437 है, इसको बोल्ड करके जरूर लिख लो अलग से, ठीक। भारत स्कोर के साथ इसमें भारत कौन से स्थान पे है, GNI में 108वें स्थान पे। अच्छा, एक चीज़ और है, अलग अलग आप गूगल करेंगे और इसमें ये जरूर देखेंगे कि जो UNDP है वो कौन कौन सी अलग अलग रिपोर्ट जारी करती है, और उन रिपोर्ट को 1 2 3 ही आपको मिलेंगी ज़्यादातर, मोस्ट। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको, इन तीनों रिपोर्ट को यहाँ पे आप लिख लेंगे, ठीक है। कई बार एग्जाम में आपका ये भी आ जाता है कौन सा इंस्टीट्यूट ये रिपोर्ट जारी करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो, अब दूसरी बात है, जो चीज़ मैंने बताई शायद वो देखिए यहाँ पे लिखी है, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों में वृद्धि हुई है, जो प्रति व्यक्ति 12.6 पहुँच गया। ये देखिए हमने 12.6 लिखा था यहाँ पे, ठीक। दूसरी चीज़ है, भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति है। चाइना मतलब अच्छी पोजीशन पे है, श्रीलंका भी अच्छी है, भूटान मतलब इंडिया से तो अच्छा ही है, बांग्लादेश भी इंडिया से अच्छा है, नेपाल इंडिया से थोड़ा सा गंदा है, थोड़ा सा क्या ठीक ठाक गंदा है, पाकिस्तान तो अति गंदा है, ठीक। तो इतनी चीज़ें इस रिपोर्ट में हमको पढ़नी थी। इस रिपोर्ट के मैंने बड़ा किया, ज़रूरी था, अति महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने 15 मिनट इसमें खा लिए आपके। तो परेशान मत होना, जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी सारी मैंने बता दी, नहीं तो ये रिपोर्ट 2.5 मिनट की थी। यहाँ से अगर मैं पढ़ता और यहाँ ख़त्म कर देता तो 2.5 मिनट में ही ख़त्म हो जाता। मजबूरन मैं भी ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ और आपके सामने भी विकल्प है नहीं इससे बेहतर। चलो आगे आ जाता हूँ। दूसरी बात है, यहाँ लिखा है इकोसॉक के, मतलब ऐसे ही मैं पढ़ता हूँ, इकोसॉक ही मैं इसको पढ़ता हूँ, के विभिन्न सहायक निकायों के चुनाव में भारत की जीत हुई है। अब देखिए इकोसॉक है क्या, यहाँ पे देखिए लिखा है, एक मिनट इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, सही है। यहाँ पे लिखा है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। एक चीज़ आपसे सवाल कई बार UPPCS प्रीलिम्स या अन्य एग्जाम में भी कई बार आया है, UPSC ने भी इसको पूछा है कि जो यूनाइटेड नेशंस के जो अंग हैं, जो मुख्य 6 अंग माने जाते हैं, राइट, मुख्य कितने 6 अंग माने जाते हैं, उन 6 अंग के अलग अलग नाम हैं, उनको रट लीजिए। उसी में एक ये नाम कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक। एक चीज़, दूसरी चीज़ 6 अंग में कौन कौन सा आएगा, तो UN मतलब यूनाइटेड नेशंस की जो महासभा होती है वो आती है, यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद मतलब उसकी सिक्योरिटी काउंसिल आती है, वो आती है, आपको पता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद जहाँ इसकी बात हो रही है तीसरे नंबर पे, ये भी आती है। फिर अगर मैं और बात करूँ तो शायद एक ट्रस्टीशिप परिषद जो है वो भी आती है। और क्या क्या आता है, ICJ आती है, जहाँ गांगुली साहब अभी हाल ही रिपोर्ट में थे ना, जस्टिस गांगुली साहब और सब और लोग थे, ठीक, भंडारी, ठीक। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी वो ये भी आता है, और यूनाइटेड नेशंस का जो सचिवालय होता है, सेक्रेटरीट होता है, वो भी आता है। तो ये 6 अंग हैं, इन 6 अंगों को आपको याद होना चाहिए, किसी भी समय आ सकते हैं, राइट। चलो अभी इस पे आते हो। तो जो इकोसॉक है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है, उसकी 17 सहायक निकायों के पदों के लिए चुनाव हुए 9 अप्रैल के आसपास। इंडिया ने उसमें भारी जीत दर्ज की है, ठीक, भारी दर्जी। कौन कौन से हैं, जैसे महिलाओं की स्थिति पर जो आयोग है 2529 के लिए, 2527 के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोष के लिए कार्यकारी बोर्ड का जो चुनाव था, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, और ये सब जो हैं ये इसी के अंडर है। एक चीज़ याद रखना, इकोसॉक इसी के अंडर आएंगे, राइट। 17 सहायक निकायों के लिए हुए थे, उसमें आप एक चीज़ याद रखिए कि 5 सहायक निकायों में इंडिया ने अपनी जीत दर्ज की है। बस कौन कौन से हैं ये देखिए बोल्ड लिखे हुए, ठीक, ये सब बोल्ड लिखे हुए। चलो अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भारत की, ये नाम बिल्कुल रट लेना एकदम, कैसे रट लेना, अपनी हथेली पे लिख के 10-20 बार देख जाना। ऐसे प्रश्न आने की अति संभावना है, ये मानिए कि 95% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा। 2 कारण हैं इसके, देखिए। जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड 2025-30 के लिए 5 वर्षों के लिए लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए इन चुनावों में चुना गया, एक बात। दूसरी बात है, एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करिए, अभी तक अगर आप समझ नहीं पाए तो यहाँ पे देखिए सुश्री लिखा हुआ है, ठीक। मैंने आपको कई बार बताया है, जहाँ पे कोई महिला आ जाए, जहाँ पे कोई मार्जिनलाइज कम्युनिटी या डिप्राइव्ड सेक्शन से जो लोग हैं वो आ जाते हैं, SC ST या OBC आ गए। बेसिकली अगर मैं और गंभीर रूप से बात करूं तो जहाँ पे ST आ जाए, जहाँ पे आदिवासी आ जाएं, बिल्कुल रट लीजिए, जहाँ पे महिला आ जाएं, बिल्कुल रट लीजिए। तो इन सब चीज़ों की महत्ता अपने आप बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सुश्री लिखा है, कान आपके खड़े हो जाना चाहिए, ठीक। सुश्री पवाडिया को 53 में से 41 मत मिले, और जबकि दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को 30 ही मिले, ठीक। चलो अब बात है, यहाँ पे लिखा ज्ञातव्य है कि 54 सदस्य थी, मतलब 54 सदस्य होते हैं इसमें। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 6 ऑर्गन्स में से एक है जो कि आर्थिक ऐसे कुछ चीज़ें लिखी है, मानवाधिकार से संबंधित काम करता है। इसके 17 निकायों के लिए चुनाव था। भारत ने 5 में शानदार अपनी सफलता दर्ज की है। तो आपको मैंने सारी चीज़ बता दी, और जो 6 अंग हैं उनको भी आप देख लें, इंपॉर्टेंट है। चलो अब आ जाते हैं अगले थोड़े से इंपॉर्टेंट के बाद में। यहाँ पे मैं बहुत लाल पीला करता हूँ, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं इतना लाल पीला कर देता हूँ कि क्या ही कहूँ। चलो आदत है,
कोई बात नहीं। पेन अगर आपके दिमाग में होता है तो मतलब सॉरी, पेन अगर आपके हाथ में होता है तो आपका दिमाग ठीक काम करता है। चलो, ये है अगला हमारा पॉइंट है क्वाड के बाद स्क्वाड। क्वाड तो आपको देखिए सबको पता है, बहुत दिन से खूब चर्चा में रहा, सबको पता है कि यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान 4 मिल गए थे, उन्होंने बना दिया था क्वाड। अच्छा ठीक है, क्वाड की स्थापना किस लिए हुई थी? तो आप देखेंगे बेसिकली एक मोटे पूरे सार्वभौमिक रूप से अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया के लिए, बेसिकली अगर सीधे सीधे अगर मैं बात करूं तो इंडियन ओशन के लिए, हिंद महासागर के लिए, ठीक। दूसरी बात, एक चीज़ जो स्क्वाड बना है इसमें आप देखेंगे कि 3 जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया छोड़ दो अगर, बाकी 3 के कंट्रीज़ वही बने रहे, जैसे यूएसए वही है, ऑस्ट्रेलिया वही है, और आपका क्या बोलता हूँ मैं, जापान वो वही है। एक इसमें कंट्री इंडिया को हटा के नया कंट्री शामिल हुआ है, कारण है उसका, कौन सा कंट्री है? तो वो है फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस। अब इंडिया को हटा के फिलीपींस आया, क्यों आया इसका, और स्क्वाड में छुपा क्या है, इस चीज़ को मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स जो हैं उनको ज़रा ठीक से देखते हैं, जियो पॉलिटिक्स को आपको ठीक से समझ में आती है, तो इसमें वो चीज़ें लिखी नहीं हुई हैं, लेकिन अगर क्योंकि आपको याद दिलाने के लिए ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बता दूंगा। रीज़न ये है, जियो पॉलिटिक्स में अगर आप देखें तो इंडिया को जब आप सही से मॉनिटर करेंगे तो इंडिया दोनों तरफ बराबर बैलेंस बना के रख रहा है। हम लोगों ने लगातार बैलेंस बनाया, चाहे वो आपका जब जो कोल्ड वार था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, हम लोगों ने वहाँ पे नाम की स्थापना की, नॉन अलाइन मूवमेंट चलाया और हम लोगों ने एक बैलेंस बनाया है। क्या अब सीन देखिए, यूएसए चाह रहा है कि इंडिया जो है इंडिया को अपने खेमे में ले लिया जाए, और इस समय क्योंकि सुपर पावर 2 बनेंगी, 2 के बीच में लड़ाइयाँ होंगी, मतलब किसी भी स्तर से, चाहे टेक्निकल चीज़ें हों या जियो पॉलिटिक्स में या अपनी चलानी हो, उसमें एक तरफ चाइना खड़ा होगा आज से 10-15 सालों के बाद में, दूसरी तरफ यूएसए खड़ा होगा, ये बात जग जाहिर है बिल्कुल। दूसरी बात है, अगर चाइना को काउंटर करना है तो यूएसए बिल्कुल ये जानता है कि अगर इंडिया को साथ में नहीं लिया तो ये विकल्प बिल्कुल खाली जाएगा आपके साथ में। रीज़न ये है क्योंकि अगर आप देखेंगे साउथ एशिया में या साउथ ईस्ट एशिया से लगा के एशियन पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा चाइना के बाद अगर किसी की महत्ता है तो इंडिया की है, ठीक। सबसे बड़ी आबादी है, एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है जो काउंटर कर सकती है चाइना को, इंडियन ओशन में उसका बढ़ती पावर है इंडिया की, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। दूसरी बात है, बड़ी कंट्री है, चाहे वो आप उसकी उस दृष्टि से ले लीजिए या इकोनॉमी की दृष्टि से, तो 3.5 ट्रिलियन से ज़्यादा इकोनॉमी अच्छी मतलब बढ़िया चल रही है इसकी इंडिया की, ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है। लेकिन इंडिया भी कम नहीं है, इंडिया एक पाले में जाना नहीं चाहता है, इसलिए अब ये देखा है, अभी थोड़े दिन पहले आपको पहली यात्रा ऐसी, क्योंकि इटली में ऑलरेडी G7 के लिए मोदी जी कर चुके थे 13 तारीख के आसपास में, लेकिन आप ज़रा देखेंगे कि वैसे इंडिया अपने पड़ोसी कंट्रीज़ के आसपास से वहीं पे जाता था जब कोई प्रधानमंत्री बनता था, लेकिन इस बार इंडिया पहुंच गया है कहाँ पे पहुंच गया, रशिया। अब रशिया जब इंडिया गया है तो सबके कान खड़े हैं। ऐसे बहुत जगह हम लोगों ने कहा, बहुत जगह हम लोगों ने किया, जैसे कि हम लोग SCO के मेंबर क्यों हैं, इसलिए यूएसए मतलब परेशान होता है। हम लोग ब्रिक्स के अच्छे मेंबर क्यों हैं एलाइज, इसलिए यूएसए परेशान होता है। तो हम लोग एक उसमें नहीं है, इसलिए यूएसए चाहता है कि इस चीज़ को काउंटर किया जाए, और काउंटर करने के लिए उसने एक नया पैतरा चला। नया पैतरा ये है कि उसने ये बोला कि इंडिया को हटा के इस वाले स्क्वाड वाले ग्रुप में इंडिया को हटा के अगर हम फिलीपींस को लेके आएंगे और ये हम कहेंगे कि ये वाला जो ग्रुप स्क्वाड बना है ये केवल टारगेट इसका ये है साउथ चाइना सी, ठीक, दक्षिण चीन सागर, क्योंकि ये सारे सताए हुए हैं, बाकी 3 जो हैं ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो या फिर फिलीपींस हो, फिलीपींस के साथ में तो ठीक ठाक विवाद है, ठीक, तो इसलिए सताए हुए हैं, इसलिए ऐसा ग्रुप का निर्माण किया गया। अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई है, ठीक। तो मतलब अब ये है कि आप भूलेंगे नहीं, ठीक। बाकी आपको रटवाते आप 4 बार इसको पढ़ते, इससे अच्छा है एक कहानी ऐसी बताओ जो ठीक ठाक भला कर दे। चलो, स्क्वाड जो है उसमें 4 कंट्रीज़ हैं। ऐसा रणनीतिक संगठन है जिसमें हिंद प्रशांत महासागर में चीन की अंकुश लगाने के लिए इसकी की गई है, चीन की आक्रामकता पर। लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे इसी में तो हिंद प्रशांत महासागर या जो इस पे आर्टिकल बहुत सारे लिखे गए वो साउथ चाइना सी, बेसिकली साउथ चाइना सी, सब यहीं के सताए हुए हैं, सब यहीं पर टारगेट है। हिंद प्रशांत महासागर बड़े अगर रूप में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्वाड जिसमें इंडिया शामिल है वही आपको हल्लेख देता है, ठीक। तो यही सब बातें हैं। अप्रैल 2024 में अमेरिका इतने शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण चीन सागर में समुद्र गश्ती के लिए नए बहुपक्षी ऐसा कुछ गठन किया गया है। और एक चीज़ और देख लीजिए, यह फिलिपिनो पॉलिसी सर्किल
ये क्या है आई डोंट नो, सीरियसली आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या है। को समय पर बढ़ावा देता है। दूसरी चीज़ है दक्षिण सागर में ऐसी ऐसी कुछ देखिए चीज़ें, बस बेसिक वही लिखी होंगी मुझे पता है। दूसरी चीज़ एक और देख ली, अमेरिकी जो रक्षा मंत्री हैं लॉर्ड ऑस्टिन के नेतृत्व में पेंटागन यानी यहाँ की सुरक्षा सबसे बड़ा ऑफिस कार्यालय जो था, उसके बाद इंडिया ने ऐसा खोला था, ये अब न्यूज़ में अब देख चुके हैं। क्षेत्रीय रणनीति को मजबूत कर रहा है, एक बात। दूसरी बात, ये सब चीज़ें लिखी हैं, वही सारी चीज़ें हैं। कुल मिला के बस बात ये है, फिलीपींस सब पिक्चर में आ गया है, इस ग्रुप में इंडिया नहीं है। ठीक, चलो अब फिर कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, बस वही चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, और मैंने उससे और बेहतर तरीके से आपको बताया है। ठीक, इसलिए इस पर वक्त मत खराब करो। अब आ गया है दूसरी बात, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिए बॉक्स में भी इन्होंने डाला है क्या, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल कहाँ बना है, यूएई। हवाई अड्डा टर्मिनल कहाँ का, यूएई में है, विश्व का सबसे बड़ा है। सबसे पहले आप यूएई की लोकेशन जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। जब आप अरब प्रायद्वीप को जब आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे उसको अगर आप कभी एटलस देखें या अपने सामने मैप रखें तो उसको जरूर ये देखें। जैसे सऊदी अरब आप देख लेंगे, सऊदी अरब के बाद में एक टर्म आपको याद रखना है, YOU। यू मतलब तुम। ठीक, यू को कैसे आप फिट करेंगे, यहाँ पे आप यमन लगाएंगे, यमन। ठीक, यहाँ पे फिर ओमान लगा देंगे, ओमान। ठीक, और ओमान ही ऐसे करके निकला हुआ है, और ओमान के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको UAE मिल जाएगा, तो U फॉर UAE। ठीक, यू लगा देंगे तो पूरा मैप क्लियर हो गया। ठीक, दूसरी बात है UAE और ओमान की जब आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे UAE हो गया, और यहाँ पे एक बड़ा सा आपको कंट्री ईरान देखने को मिलता है। ठीक है, ईरान। तो यहाँ पे पर्शियन गल्फ आपको देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे कौन सी स्टेट है आप मुझे कमेंट के थ्रू बताएं। जो लोग बताएंगे उनके लिए कुछ मैं अच्छा बेहतर करूँगा जीवन में अपने मतलब कहने का अच्छा है, मतलब अच्छी बात है, कुछ करूँगा, शुभकामनाएं दूंगा। चलो, वैसे सबको शुभकामनाएं है। तो आप जरा ये चीज़ दिखाएं, ये कौन सी स्टेट है। दूसरी बात है, यहाँ पे आपको पर्शियन गल्फ मिल जाती है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे यमन मिलता है, यहाँ पे आपको ओमान मिल जाता है। ठीक, इतनी चीज़ें, इस लोकेशन को जरा ठीक से देखा। चलो, अब आ गया है एक विश्व का सबसे बड़ा टर्मिनल हवाई अड्डा बना है। ठीक, कौन सा बना है, तो ये बना है अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पे, दुबई, याद रख लेना। दुबई से कंफ्यूज कर देगा, कभी शारजा लिख देगा तो कभी कुछ और लिख देगा, आप दुबई याद रखेंगे, समझ रहे हैं। वो कुछ भी कहेंगे आप दुबई याद रखेंगे। ठीक, दूसरी बात, यूएई के उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, तो यहीं पे इन्हीं के नाम से निकल के आएगा, अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डा टर्मिनल की योजना बनाने की घोषणा इन्होंने अप्रैल 24 में कर दी थी। यह टर्मिनल पूरा होने के बाद ये इतना बड़ा, बहुत खतरनाक होगा। 260 मिलियन यात्रियों इसकी क्षमता होगी, 260 मिलियन यात्रियों की, जो विश्व में किसी अन्य हवाई अड्डे की नहीं है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके से निकल के आए, हालांकि इम्पॉर्टेंट है, बट उस लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखेंगे आप। ठीक है, बॉक्स के अंदर है, तो घटना सार ने कुछ सोचा होगा, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी ना मेरे दिमाग से सब पूरा पेपर बन जाएगा। ठीक, $35 बिलियन में ये बनाया गया, अनुमानित लागत इसकी है, और सारी सब चीज़ें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। समझ के लिए देख लिए, जैसे नया टर्मिनल बना है, 400 विमान जेट और 5 समानांतर रनवे सुसज्जित होगा। ठीक, ऐसे 5 लगातार 5 पे काम हो सकता है। एरिया इसका देखिए 70 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। 12 मिलियन टन कार्गो क्षमता इसकी, और दुनिया की चीज़ें लिखी हैं। चलो, अगला हमारा पॉइंट है, TCS ने अपने पहले ह्यूमन सेंट्रिक AI सेंटर की स्थापना की है। देखिए TCS सबको पता है, टाटा की है, जो सॉफ्टवेयर और IT सेक्टर में बड़ा अच्छा काम करती है TCS। ठीक, ने पहले, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले ह्यूमन सेंट्रिक AI सेंटर की स्थापना की। AI सबसे पहले मतलब वैसे तो बहुत दिन से चल रही है, बट AI बहुत ChatGPT से इतना हाइप बन गया है AI का। अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे, ChatGPT किसका है, OpenAI का है। किसका है, OpenAI का। ठीक, गूगल का कौन है, तो जेमिनी। और भी अब तो बहुत सारी कंपनियां, सैकड़ों कंपनियां इस समय मार्केट में आ चुकी हैं। राइट, तो इसलिए देख लीजिए इसमें क्या लिखा हो, तो फ्रांस के पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा आयोजित थी चूज फ्रांस शिखर सम्मेलन। भारत के प्रमुख IT सेवा प्रदाता कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ह्यूमन सेंट्रिक AI सेंटर की स्थापना की घोषणा की। यह फ्रांसीसी जो कंपनियां हैं, को स्टार्टअप के ग्लोबल इकोसिस्टम, शिक्षा से जुड़ी तकनीक और अनुसंधान, दुनिया भर की ऐसी चीज़ें सब लिखी होंगी। अब कुल मिला के ये देखिए, ह्यूमन सेंट्रिक AI का मतलब क्या होता है। ह्यूमन सेंट्रिक AI देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ह्यूमन सेंट्रिक AI मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस। जैसे अभी एक आपने नाम सुना होगा, न्यूरालिंक किसका था, वही इंसान जो कभी एलन मस्क है, तो कभी फाल्कन 9 अपना रॉकेट बना देता है, तो कभी टेस्ला बना देता है, तो कभी पता नहीं दिमाग में क्या आ जाए तो वो काम करने लगे, समझ रहे हैं। तो
उसी जैसे न्यूरालिंक था, उसमें एक सुअर के साथ दिमाग के साथ में लिंक कुछ किया जा रहा था, उसमें कुछ चिप उसमें इंटरफेस की जा रही थी। कुछ कुछ चीज़ें वैसी नहीं हैं, बट हाँ इससे थोड़ी सी अलग हैं। लेकिन आप केवल बेसिक चीज़ याद रखेंगे, मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस मशीनों की सहानुभूति जैसी खूबियाँ पैदा करेगा। समझ रहे हैं आप इसको? आर्ट्स और कल्चर में एआई के प्रयोग पर फोकस करेगा। ह्यूमन सेंट्रिक एआई में एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए डिजाइन एडिटिंग अपनी दुनिया भर की बातें हैं। फिर देखिए यहाँ पे जो बोल्ड है यही जरूरी है। नया एआई सेंटर पेरिस के लॉ डिफेंस क्षेत्र टीसीएस पेसपोर्ट के पास स्थित है। इसका उद्घाटन किया जाएगा। फिर अब देखिए इसमें लॉ उसकी बात कुछ की गई है। कुछ बेसिक चीज़ें ये हैं, आप आराम से पॉज करिए, आराम से पढ़िए। ये जैसे चीज़ लिखी गई है, ठीक, इसको पढ़ लीजिए। ये इसको पढ़ लीजिए। बहुत हद इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, पढ़ने में क्या बुराई है, पढ़ना ही तो है। चलो आगे आ जाता हूँ। टाइम्स हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग। देखिए जब भी आप टाइम्स हायर एजुकेशन को ध्यान से देखेंगे तो आप एक और इनकी रैंकिंग पढ़ते हैं। शायद वो इस नाम से आती है कि ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग ऐसे समथिंग करके आती है। हायर एजुकेशन पर यूनिवर्सिटी रैंकिंग ऐसे करके कुछ आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। लेकिन ये अलग है उससे, ये है इम्पैक्ट रैंकिंग। इम्पैक्ट रैंकिंग, अच्छा इम्पैक्ट किसका? देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन जो है PHE, ये इसने एक रैंकिंग जारी की है। वो रैंकिंग इस लिहाज से है, जो आपको मैं कई बार बताता हूँ कि 17 SDG गोल्स हैं, उनको बिल्कुल रट लीजिए। यूनिवर्सिटी जो हैं अलग अलग देशों की, वो यूनिवर्सिटी इन 17 जो SDG गोल्स हैं उनके लक्ष्यों को फुलफिल करने में कितना योगदान दे रही हैं, इस हिसाब से ये रैंकिंग बनाई गई है, ठीक। एक चीज़ समझ में आ गई आपको। दूसरी बात आप ये समझिए, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG गोल्स की दृष्टि से उच्च शिक्षण संस्थानों के आधार पर तय की रैंकिंग। प्रतिनिधित्व के हिसाब से भारत पहले स्थान पे है। इस चीज़ को, इस वर्ड को आप नोट कर लेना। पूरी रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पे नहीं है, प्रतिनिधित्व के हिसाब से भारत पहले स्थान पे है। अब प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है, इसको मैं अभी नीचे समझाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो अभी आप छोड़ दीजिए। इसमें अगर आप पूरी रैंकिंग में अगर आप देखेंगे, बढ़िया से पूरा देखेंगे, तो अलग अलग श्रेणियां हैं, अलग अलग श्रेणियां में अलग अलग संस्थान हैं। लेकिन अगर समग्र रूप से अगर मैं संस्थान की बात करूं तो शायद देखिए इसमें लिस्टिंग दी है या नहीं है, एक मिनट, नहीं है लिस्टिंग में आप एक चीज़ याद रखेंगे, समग्र रूप से जो यूनिवर्सिटी सबसे टॉप पे रही है वो वेस्टर्न सिडनी ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आप नोट करेंगे मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी UK की है, यूनाइटेड किंगडम की, ठीक। नंबर 3 पे आप नोट करेंगे तस्मानिया यूनिवर्सिटी भी है, समझे। और शायद मेरी समझ से तस्मानिया यूनिवर्सिटी भी आपकी ऑस्ट्रेलिया की ही रहेगी, मुझे पता नहीं है, देख लेना एक बार। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक। दूसरी चीज़ है, एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि एक चीज़ मैंने बता दी। अब पॉइंट जो है यहाँ पे जो ये बात की गई, प्रतिनिधित्व के हिसाब से भारत पहले नंबर पे रहा। इसका मतलब क्या है, भारत प्रतिनिधित्व के हिसाब से पहले नंबर पे रहा, मतलब ये है कि रैंकिंग में भारत के 105 संस्थानों ने भागीदारी की, जबकि 2019 में 13 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 13 हुआ करती थी। चलो अब ये रैंकिंग, ये सब वही चीज़ें हैं जो मैंने बताया है, वही चीज़ें हैं कि इस रैंकिंग का क्या मतलब है और सब चीज़ें हैं, ठीक। दूसरी चीज़ है SDG का जो अलग अलग लक्ष्य हैं, जैसे 17 लक्ष्य हैं, तो लक्ष्य 1 में कुछ है, लक्ष्य 2 में कुछ है, 3 में कुछ है, इस हिसाब से आप देखेंगे। तीसरे लक्ष्य, अच्छा आहार और खुशहाली के योगदान के लिए दुनिया के शीर्ष 100 स्थानों में मैसूर स्थित जो JSS है, यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ है, वो शीर्ष पे रही है, ठीक, वो शीर्ष पे रही है। शीर्ष 25 में भारत के कुल 3 और दुनिया भर की बात है। SDG तीसरे पे। जल स्वच्छता में जैसे बात की गई है, 100 संस्थानों में सोलन स्थित, सोलन कहाँ मिलेगा आपको? सोलन आपको चंडीगढ़ के आसपास मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बद्दी और सोलन। फार्मास्यूटिकल का बड़ा अच्छा सेक्टर है, यहाँ पे आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बात की गई, इसको दूसरा स्थान मिला है। कौन सी? ये आप पढ़िए, यहाँ पे आराम से पढ़िए। दुनिया के 125 देशों में दुनिया के 125 देशों में इतने 51 संस्थानों ने अपनी रैंकिंग के लिए प्रतिनिधित्व किया। लेकिन अब यहाँ पे आप आइए, ठीक। हाँ, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शीर्ष 100 में इतनी चीज़ें हैं, 81वां स्थान मिला है। बेसिक चीज़ है, अभी आप इसमें जाएंगे, लैंगिक समानता के लिए आप जब देखेंगे तो 100 संस्थानों में मणिपाल उच्च को 15वां स्थान मिला। अब इन संस्थानों को कौन सा संस्थान मिला है अलग अलग श्रेणी में, मेरे हिसाब से आप रटेंगे तो ये सही स्ट्रेटजी नहीं होगी, ठीक। ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रटिए आराम से। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने समग्र में
सबसे टॉप पे रही है। दूसरे नंबर पे यूके की है, अब इन्होंने शायद लिखी नहीं है यूनिवर्सिटी, लेकिन मैंने आपको बताया था मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है। तीसरे नंबर पर कौन सी है? तस्मानिया है। तो इन तीनों के नाम आप याद रख लेंगे। 10वें लक्ष्य में फिर सब बात की गई, अलग अलग लक्ष्य की बात की गई है इसमें, ठीक है। लेकिन इम्पैक्ट यानी प्रतिनिधित्व के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंडिया टॉप पे रहा है। बस इसी वर्ड को आप याद रखेंगे, प्रतिनिधित्व, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आएगी, ठीक है। लैंगिक समानता सूचकांक कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2024। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, जैसे इसको किसने बनाया था। यूपीएससी ने 2009 में ये क्वेश्चन पूछा। नंबर दो की अगर मैं बात करूँ कि हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित हैं, ये सब चीज़ें मैंने बता दिया। ये एक प्राइवेट एक एनजीओ टाइप की है, इंटर गवर्नमेंटल नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आराम से बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पीछे का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि इंडिया 2 स्थान नीचे खिसक कर आ गया है 129 पे। मतलब पहले कहाँ पे था? 127 पे रहा होगा। 131 मत कर देना, नहीं तो 2 आप नीचे खिसक के तो ऊपर से नीचे 31 से नीचे खिसका दो कि यहाँ 29 तक लेके आना है, जैसे भी लेके आए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सूची में नंबर 1 पे कौन है? आइसलैंड है। अपना स्थान बरकरार रखा है, लगातार बरकरार रखा है। ये सूची इस तारीख को जारी की गई थी। दूसरी बात है कि दक्षिण एशिया के भीतर भारत लैंगिक अंतराल सूचकांक में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान सबसे के बाद 5वें स्थान पे आया है। मतलब इन लोगों की भी बड़ी अच्छी स्थिति है इंडिया की। लैंगिक अंतराल इंडिया में ठीक काम कर रहा है, बट अभी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हाँ, दूसरी चीज़ है पाकिस्तान की बात यहाँ पे की गई। सूडान सबसे ख़राब स्थिति है। पाकिस्तान 3 स्थान नीचे खिसक के 145 के आसपास में ऐसे आ गया, ठीक। और इसमें रिपोर्ट में क्या मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन देख लीजिए कुछ अगर इंपॉर्टेंट अगर आपको नज़र आ जाए तो ये वाला पॉइंट जैसे देख लीजिए, ये पढ़िए। अब मेरा गला ख़राब हो रहा है इसलिए आप पढ़िए, इसको आराम से पढ़िए, ठीक है। दूसरी चीज़ इसी में आप देखेंगे यहाँ पे ये जो रैंकिंग लिखी है, इसको ज़रा ध्यान से देखें। सबसे जैसे इंडिया के आसपास की जो रैंकिंग है, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है। पाकिस्तान की इससे ख़राब है, मालदीव जो है इससे कुछ ख़राब है। बाकी जो अन्य हैं ये इनसे बेहतर स्थिति में है, आसपास वाले सब। तो अगर आप देखेंगे भारत के पड़ोसियों में, एशिया में भारत की स्थिति जो है 5वें नंबर पे है। चलो और क्या है, और कुछ है? हाँ, एक ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए। यहाँ पे रैंकिंग ये लिखी है, जैसे आइसलैंड के बाद फिनलैंड है, नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है, स्वीडन है। 5 देशों में शामिल है। फिनलैंड भी यूरोप से, नॉर्वे यूरोप से, न्यूजीलैंड यूरोप से नहीं है, स्वीडन यूरोप से। चलो आगे आ जाओ। हाँ, ब्रिटेन 14वें और अमेरिका 43 पे। ये सब चीज़ें याद नहीं करनी है, समझो। लैंगिक अंतराल, हाँ ये देख लीजिए सूचकांक जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से 100 के बीच में स्कोर इसका नापा जाता है। शीर्ष 10 सर्वाधिक लैंगिक समानता वाले देशों में समानता वाले देशों में अधिकांश यूरोप के हैं, ठीक। एक इम्पॉर्टेंट, अति इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस का गठन किया गया। ये क्वेश्चन आने की संभावना शायद है, मुझे ऐसा लग रहा है, अंदर से ऐसा मेरा ख्याल आ रहा है, शायद ये पूछा जाए, ठीक। रीज़न इसका ये है, इंडिया फार्मास्यूटिकल का वैसे भी बहुत अच्छा मतलब आप पूरी दुनिया में जब देखेंगे तो सबसे सस्ती दवाइयाँ जो भेजने वाला है वो इंडिया है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं मेडिकल साइंस के अंदर जिनको इंडिया सबसे कम दाम पे तैयार करता है, ठीक। तो ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो आपने देखी होंगी, जब कोविड-19 का जब दौर आया तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिसिन निर्माण में इतना अच्छा है। हालांकि रिसर्च में हम पीछे हैं, चीज़ें इतनी जल्दी कर नहीं पाते, लेकिन अगर हमें कॉपी पेस्ट करना है या हम लोगों को जल्दी कोई चीज़ें बनाना है, उसके लिए इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, खासकर फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में। लेकिन देखिए यहाँ बात हुई है बायो फार्मास्यूटिकल की। बायो फार्मास्यूटिकल का क्या मतलब हो गया? मतलब जहाँ पे जीव जंतु जुड़ जाएंगे उनसे जो प्रोडक्ट जो हम दवाइयाँ बनाएंगे तो वो बायो फार्मास्यूटिकल हो गई। अब उसके लिए अलायंस का गठन किया गया है, ठीक। मतलब कुछ कंट्रीज इसमें साथ मिलके आए हैं। कौन कौन से हैं इनमें? सॉरी ठीक है, इनमें कौन कौन सा है? भारत, इंडिया नंबर 1 याद रखिए। इंडिया के साथ यूएसए लगा हुआ है, फिर साउथ कोरिया लगा हुआ है, ठीक, फिर जापान लगा हुआ है और यूरोपियन यूनियन लगा हुआ है। यूरोपियन यूनियन अपने आप में बहुत बड़ा संघ है जिसके अंदर यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। तो आप बेसिक तौर से देखेंगे तो सब ये तो सब प्यारे प्यारे दोस्त हैं एक तरीके से, जैसे इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ये सब दोस्त की ही कैटेगरी में आता है। जापान जिससे हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, यूरोपियन यूनियन भी इसमें साथ में है। तो इसको याद करने में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक। 3 जून को गठबंधन की पहली बैठक हुई थी। 3 जून को दुनिया की सबसे बड़ी दवा प्रदर्शनी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 कहाँ हुई थी? सैन डियागो,
सैन डियागो, अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ गया, सैन डियागो अमेरिका में आयोजित की गई थी, इसके बाद मतलब ये गठबंधन की पहली बैठक थी, ठीक। कंट्रीज कौन कौन से थे मैंने बता दिया आपको, ठीक। एक प्रकार की चिकित्सीय दवा है, क्या है, कहाँ गया ये मेरा कर्सर ही कहीं कहीं गायब हो जाता है, वही सारी चीज़ें जो जीवों की कोशिकाओं और उनके आनुवंशिक प्रशुद्धवों, आनुवंशिक रूप से सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं और जीवों दुनिया की बात कर रहा है, उन दवाओं को अलग करके जो दवाइयाँ रसायन बनाई जाती हैं वही दवाइयाँ हैं, ठीक। एक चीज़ देखिए यहाँ पे देखिए लिखी हुई है, इन दवाइयों के उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है जो मुख्य रूप से प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे अपने कान आपके खड़े हो जाने चाहिए। ऐसा प्रश्न मान लीजिए, ऐसा प्रश्न करंट अफेयर से नहीं, कोई ऐसी बुक पढ़ रहा है जो पेपर सेटर है, वो आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा न्यूक्लिक एसिड का पार्ट नहीं है। एक जगह लिखेगा डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरी बार लिखेगा आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, फिर यहाँ पे ये भारी भरकम एक वर्ड लिख देगा एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स टाइड्स, ऐसे करके कुछ भी लिख देगा, समझे। एक चौथा कुछ और लिखेगा। तो अगर आपको पता होगा न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से हैं, तो डीएनए है, आरएनए है, ये है, ठीक है, ये है, ठीक। इन सब चीज़ों, तो बेसिक चीज़ें मतलब मैं बता रहा हूँ कैसे आपको देख के चलनी है, ऐसी इतनी चीज़ें बेसिक आप देख के चलें, ठीक। अगर देखते रहेंगे तो कहीं कहीं उसका फ़ायदा मिलता है। अल्टीमेटली मान लीजिए आपने 1000 चीज़ें 500 चीज़ें अगर ऐसी पूरी बुक में देखी हैं तो कहीं ना कहीं आपको नॉलेज गेन करेगा। नॉलेज गेन करने के साथ में हो सकता है आपका कहीं पे और अगर ये लिखा हुआ मिल जाएगा तो आप बिल्कुल ठीक से इसको रिकॉल कर पाएंगे। एग्जाम में भी कई बार ऐसे ही हो जाता है, सीधे ऐसे ही मिल जाता है आपको बहुत सारी चीज़ों, ठीक है। कोविड-19 महामारी के दौरान इतनी दुनिया भर की ये सब बातें की गई। कुल मिला के ये अलायंस की जो मैंने बात थी ये मैंने आपको बता दी, और सब इसमें कहानी है, और सब क्या है, कहानी है, ठीक। कहानी क्या है, ऐसे लिखिए, कहानी स्टोरी, बाकी सब स्टोरी है। आगे बढ़ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखेंगे वेरी 21वीं सांग्रीला वार्ता, मतलब इतनी बार वेरी मत लिखिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। अच्छा चलो इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, 21वीं सांग्रीला वार्ता। अच्छा, सांग्रीला वार्ता है क्या, इस पे सांग्रीला वार्ता, जैसे सांग्रीला एक होटल है, पहली बात तो आप याद रखेंगे, सांग्रीला क्या है, एक होटल है, ठीक। होटल में किसी समय एक वार्ता चालू हुई, वार्ता थी जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, वार्ता थी जियो इकोनॉमी के ऊपर, वार्ता थी सिक्योरिटी के ऊपर। ये वार्ता जब चालू हुई बाद में इसी होटल में होने लगी, धीरे करके इसी का नाम पड़ गया सांग्रीला डायलॉग या सांग्रीला वार्ता। अब आप एक और नाम सुनते हैं इंडिया के अंदर आपने कई बार सुना होगा कि रायसीना डायलॉग इंडिया आयोजित कर रहा है। कब से आयोजित कर रहा है, मेरी समझ से 2015 से आयोजित कर रहा है या ऐसा कुछ होगा, मुझे सही से याद नहीं है 2015 है या 14 है, लेकिन 15 है, ठीक है, 2015 से आयोजित हो रही है। रायसीना डायलॉग भी इसी तर्ज पे बनाया गया इंडिया के अंदर, जिसमें जियोपॉलिटिक्स पे, पूरी दुनिया में जो जियोपॉलिटिक्स है उन पे बात हो सके, पूरी दुनिया की जो जियो इकोनॉमिक्स है उस पे बात हो सके, पूरी दुनिया में और जो चीज़ें हैं उसके लिए हम एक जो प्लेस है वो मुहैया करा सके, जिसमें दुनिया भर के नेता आएँ, अलग अलग लोग आएँ, बैठें, बात करें, ठीक। तो इसी तरीके से है ये सांग्रीला डायलॉग। हालांकि सांग्रीला डायलॉग बहुत पुराना है, ये सांग्रीला डायलॉग के तर्ज पे ही इंडिया में रायसीना डायलॉग चालू किया गया। और रायसीना डायलॉग क्यों चालू किया गया, क्योंकि देखिए जब आप दिल्ली को देखेंगे तो दिल्ली एक हिल पे है, एक पहाड़ी पे है, पहाड़ी उसको बोलते हैं रायसीना। वही रायसीना मतलब जो आपका संसद भवन वाला जो एरिया हो गया, राष्ट्रपति भवन वाला जो एरिया हो गया, वही रायसीना है। चलो, तो ये वार्ता कहाँ हुई, सांग्रीला वार्ता हुई है सिंगापुर में। सिंगापुर का एक होटल है, सांग्रीला होटल में आयोजित की गई। कब से कब तक, तो 31 मई से 2 तारीख तक, 2 जून तक। अच्छा, बेसिक चीज़ आप और देखें कि ये आप कभी भी इस वार्ता को आप देखेंगे तो 3 दिन आयोजित की जाती है, 1 2 3। यार नींद आ रही है एनीवे कंप्लीट तो करना है, कम से कम 1-2 टॉपिक मैं और देखूँ, कम से कम मैं सोच रहा था पूरा कंप्लीट होगा बट हो नहीं पाया। ठीक है, रात के बज रहे हैं इस समय, कितना बज रहा है, 2:15 एक बार ऐसे कुछ है, तो कंप्लीट करना, सुबह आपके लिए अपलोड भी करना। कई आप लोग कई बार मैसेज करने लगते हैं तो कई बार काम ज़्यादा होता है, फिर भी रात में जग के ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, ज़रूरी हैं, मैं भी ज़रूरी समझता हूँ, और आपके लिए जो मेरा वादा है उसको भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सारी चीज़ें जग के सो के जैसे भी कुछ होता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। आगे बढ़िए। दूसरी चीज़ है सांग्रीला जो होटल में आयोजित की जाती है, एशिया प्रशांत क्षेत्र और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे लोग आ जाते हैं। दूसरी बात है, इसमें बहुत सारे अलग अलग दृष्टिकोणों पे बात होगी, दुनिया की जितनी चुनौतियां हैं उन पे बात होगी, कहीं लड़ाई हो रही है उस पर बात होगी, कभी यूक्रेन की बात करने लगेंगे, कभी साउथ चाइना सी की बात करेंगे, कभी कभी अलग अलग तरीके से सब चीज़ें बात करेंगे। मोटी मोटी चीज़ अगर एक देखिए जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, देखिए
एक है IISS। IISS क्या है, इस चीज़ को पहले समझिए। IISS है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज़। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज़, ठीक। ये है जिसका हेडक्वार्टर है लंदन के अंदर। एक तो ये, दूसरी चीज़ है जो आपका सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है, वो दोनों लोग यहाँ पे मिल जाते हैं। और इन लोगों ने ये 2002 के अंदर ऐसी चीज़ें ये चालू की थी कि हमें एक वार्ता करनी है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की चिंता पे एक वार्ता करनी है। ऐसे ये वार्ता चालू हुई। दूसरी चीज़, ऐसे ही आपको एक वार्ता और देखने को मिलती है, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन, ठीक। तो वही है, यही सब चीज़ें यहाँ पे देखिए लिखी हुई हैं। देखिए यहाँ पे वो चीज़ जो आ भी गई है, सांग्रीला एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन सिंगापुर सरकार के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान, जिसको मैंने बोला IISS, जिसको आप जानते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज़, ठीक। इसी के साथ में स्थायी तौर पे सिंगापुर का सांग्रीला होटल है, एक होटल है स्थायी तौर पर, इसीलिए इसको बोला था सांग्रीला डायलॉग, ठीक। इसीलिए सांग्रीला डायलॉग से नाम से प्रसिद्ध हो गया। फिर कुछ ये कहानी है, इसको पढ़िए, पौराणिक क्या क्या चीज़ें थी, क्वेश्चन आने की संभावना है नहीं, लेकिन हाँ जानकारी के लिए बेहतर है। चलो, इसका जो श्रेय है वो जाता है सर जॉन चिपमैन को। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये नाम, लेकिन फिर भी आप पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जैसे आपसे पूछ लिया गया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किसने बनाया, हो सकता है कभी ये पूछ लिया जाए कि सांग्रीला डायलॉग के पीछे जो रणनीतिकार हैं वो कौन है। हाँ, एक चीज़ और है, उन्होंने 1990 के दशक में सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री इनसे संपर्क किया। हाँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैं बात कर रहा हूँ। पहला जो वो है वो 2002 में आयोजित किया गया था सांग्रीला में, ठीक है। दूसरी चीज़ है कोविड-19 के बाद में 2020 और 21 में रद्द किया गया, इससे दुनिया भर की बात है। सांग्रीला 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसका मुख्य कार्यक्रम दूसरे दिन होता है। अगर आप देखेंगे तो इसका जो उद्घाटन होता है, जो USA का रक्षा सचिव है वो ही इसका उद्घाटन करता है दूसरे दिन। और USA के इस समय जो सचिव हैं, रक्षा सचिव हैं, वो है कौन? लॉर्ड ऑस्टिन, ठीक। चीनी रक्षा मंत्री प्रायः अगले दिन सत्र की शुरुआत करते हैं, यानी तीसरे दिन। इस वर्ष चीन का प्रतिनिधित्व उनके रक्षा मंत्री कौन है? एडमिरल डोंग ने किया। चलो, इस वार्ता में अन्य मंत्री भी जैसे शामिल हुए, जैसे इंडोनेशिया, मालदीव हो गया, फ्रांस हो गया, आपका साउथ कोरिया हो गया, इनके कौन? डिफेंस मिनिस्टर शामिल हुए। और व्लादिमीर जेलेंस्की भी, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, वो भी इसमें शामिल हुए होंगे, ठीक है, भाग लिया। फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं, ये भी उनका नाम लिखा, मार्कोस जूनियर्स। चलो, तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर होसोटा, इन्होंने भी शामिल हुए। भारत का प्रतिनिधित्व इस बार नहीं था। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने सांग्रीला डायलॉग में संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। चलो और आ जाए। अब देखो, बात ये है कि डायलॉग है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब आप बहुत गौर से देखेंगे तो बहुत अति इम्पॉर्टेंट नहीं मिलेगा ये, और ना इसकी बहुत ज़्यादा कोई बहुत अति ज़्यादा इम्पॉर्टेंस भी नहीं है इस डायलॉग की। वैसे इम्पॉर्टेंट है, क्यों नहीं है? आप इन सब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को जब आप देखें ध्यान से, इनके सबके बॉर्डर चाइना से कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, कहीं आगे कहीं पीछे। कभी साउथ चाइना सी में आ जाएंगे तो कभी ये, कोई सीधी लड़ाई लेना ही नहीं चाहता है चाइना से, तो चाइना की ये खुलकर बुराई भी नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हैं। तो बहुत बड़ी समस्या है ये, इसलिए कायदे से चल नहीं रहे, केवल बातें, गाल बजाने वाले काम करते हैं ये सब। स्लोवेनिया सहित नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी। मान्यता दे दी, क्या दे दी? मान्यता दे दी। फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी है किसने? स्लोवेनिया सहित नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। मतलब कौन हो गया? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। फिलीपींस राज्य को मान्यता दे दी। अब देखिए, बात देखिए, समझिए, इंपॉर्टेंट है। फिलिस्तीन एग्जिस्ट करता था, फिलिस्तीन एग्जिस्ट करता है, और फिलिस्तीन ऐसा, देखिए मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया एक डुअल नेशन थियरी को मानता है, ठीक। वो ऐसा मानता है कि फिलीपींस एग्जिस्ट करता है, फिलीपींस है। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे भी हैं दुनिया के अंदर जो ये मानते हैं कि फिलीपींस है ही नहीं, ठीक। इसलिए बहुत जगह संगठनों में ऐसी बात होती है कि फिलीपींस के अगेंस्ट वोट देना है या पक्ष में वोट देना है। आपने कई बार देखा कि इंडिया इजराइल का बहुत अच्छा एलाई है, दोनों लोग अच्छे एलाई हैं, लेकिन कई बार फिलीपींस के पक्ष में भी इंडिया ने ठीक ठाक वोट किया है, ठीक। तो बात यहाँ पे ये है, जैसे कि 1971 की वॉर के बाद में जब लड़ाई अंतिम दौर पे इंडिया ने जब आत्मसमर्पण करा दिया पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसका, और इसके बाद में आप देखते हैं कि इंडिया ने बांग्लादेश एक आज़ाद देश के रूप में घोषित कर दिया
उसको मान्यता दे दी। अब जब किसी को आप रेटिफाई करते हैं, मान्यता देते, अब जैसे मान्यता देना होता क्या है, मान्यता देने से बहुत कुछ स्ट्रेटजिक चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि जैसे ऐसा नहीं है मान्यता दे देने से केवल एक बल मिलता है। जैसे आपकी किसी से लड़ाई हुई और 4 लोग कहने लगे कि नहीं नहीं देखो आप जो थे वो सही थे और दूसरा आदमी था वो गलत था, अगर सब लोग अगर जाके ये बात कहने लगे तो उसका फ़र्क पड़ता है पूरी दुनिया में, समझे, थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है। अन्यथा जो काम न्यायालय को करना है वो काम न्यायालय करेगी, राइट। ऐसे ही ये सब दुनिया है। जैसे कि जो इस समय पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि इजराइल नाम का कोई देश है, समझ रहे हैं। तो पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देता है, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करता कि पाकिस्तान को इजराइल नाम का कोई देश है। इंडिया की अगर आप देखें, इंडिया के हिसाब से तो इंडिया इजराइल को भी मान्यता देता है और आपकी फ़िलिस्तीन को भी देता है। लेकिन ये जो देश थे, स्लोवेनिया हो गया, नॉर्वे हो गया, आयरलैंड, स्पेन हो गया, इन्होंने पहले ये नहीं मानते थे लेकिन अब इन्होंने मान्यता दे दी है, ठीक। कुल मिला के बात ये है, समझ रहे हैं। अब ये चारों नाम आप याद रखेंगे। स्लोवेनिया ने पहले, नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड सरकारों ने क्या किया है, फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी। इजराइल ने कड़ी निंदा कर दी है इनकी, और इसके बाद में फ़िलिस्तीनियों ने इसका स्वागत किया है। और इसके बाद इन देशों से जो इजरायली गवर्नमेंट थी उसने अपने वो बुला लिए, क्या थे, जो उसके जो एम्बेसडर्स थे उनको अपने यहाँ पे वापस बुला दिया, ठीक। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, क्या नहीं किया। नॉर्वे 2 राज्य समाधान का समर्थन करता है। ये सब बातें हैं, इनको पढ़िए। मोटी मोटी बात ये कि इस दिन क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ, ये सब कहानियाँ हैं। इन सब चीज़ों को रटने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए किसने किसने दिया है, किसने किसने नहीं दिया है, बस समझ में आ गया। चलो अब आ गया है स्पेन, नॉर्वे और यूरोपीय फिल्म। चलो यही तो बात, वहीं बार बार एक ही बात लिख रहा है। 27 यूरोपियन यूनियन देश में स्वीडन, साइप्रस, हंगरी, चेक गणराज्य, पोलैंड, स्लोवाकिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया ने पहले ही मान्यता दे रखी है। चलो और क्या मिलेगा इसमें इम्पोर्टेंट। अच्छा हाँ, 10 मई को देखिए यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट घटना लिखी हुई है। मेरी नज़र, मैंने इसको पढ़ा नहीं था कभी मतलब इस बुक को नहीं पढ़ा था, मैं तो अभी पढ़ के बता रहा हूँ आपको। 10 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र संघ में अरब देशों ने एक मांग की। मांग ये थी कि फ़िलिस्तीन को यूएन का सदस्य बनाने संबंधी प्रस्ताव पर यूएन के 193 देशों में 143 देशों ने फ़िलिस्तीन के पक्ष और 9 ने इसका विरोध कर दिया, ठीक। अब बात है कि अब इसमें जो 25 देशों का मतदान इसमें अनुपस्थित रहे। वोट में फ़िलिस्तीन जो है यूएन का सदस्य तो नहीं बन सका, लेकिन सदस्यता हेतु क्वालिफाई कर गया। मतलब कुल मिला के है, यूनाइटेड नेशन का सदस्य देश फ़िलिस्तीन नहीं है, लेकिन सदस्यता के लिए इसमें क्वालिफाई कर गया। आगे क्या घटनाक्रम होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, देखने वाली बात होगी। अगला हमारा पॉइंट है, एक और पूरा करो कम से कम। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट, ठीक, 2024। दूसरी बात है, इस रिपोर्ट को ज़रा ध्यान से देखेंगे तो 2-3 चीज़ें आपको पता चलेंगी। रिपोर्ट में दुनिया भर की चीज़ें लिखी हैं, लेकिन आपको रटना क्या है, पढ़ना क्या है। एक तो बात, ये बहुत ऐसी रिपोर्ट है नहीं जो बार बार आपसे पूछी जाएगी, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको जरूर कवर करना है। जैसे यहाँ पे लिखा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024। ये है संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ अपराध कार्यालय, इसके यूनाइटेड नेशन ओडीसी का क्या है, अब इसको आप बदलते रहिए, ठीक। क्या है, एक बात है, इसके द्वारा जारी की गई, इंपॉर्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि यूनाइटेड नेशन जैसा वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके द्वारा, इस कार्यालय द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, एक बात। दूसरी बात है, इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो गैंडा है, और एक तो अगर जानवर में देखेंगे तो गैंडा, दूसरी तरफ से पेड़ों पौधों में देखोगे तो देवदार, इनका अवैध तरीके से व्यापार बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक, एक बात। दूसरी बात है, 2015 से लेके 21 तक की ये रिपोर्ट जो है बात करती है, उसमें 15 व्यापक बाजारों, अवैध वन्यजीव व्यापार का बड़ा हिस्सा शामिल था, ये सब बात करती है। अगर आप जानवरों में देखेंगे तो 29% जो है गेंडे के सींग का व्यापार सबसे ज़्यादा मात्रा में हुआ। उसके बाद पेंगोलिन आप गूगल पर सर्च करिए, एक बड़ा ऐसा पतला ऐसा लंबा सा जीव होता है। पेंगोलिन के शल्क का मतलब ऊपर जो उसकी स्किन होती है, 28% बाजार था। हाथी के दांत तीसरे नंबर पे थे। अच्छा एक चीज़ और है, आपने वीरप्पन डाकू के बारे में जो चीज़ें हैं वो देखी सुनी, कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होंगी। भारत में अगर हाथियों की जो है बहुत ज़्यादा स्मगलिंग उस एरिया में थी, साउथ के एरिया में, और वहाँ पे आप देखेंगे हाथी के दांत के लिए केवल हाथियों का वध कर दिया जाता था। दांत इनके बहुत ज़्यादा बहुमूल्य होते हैं। अभी भी आप देखेंगे कभी पुलिस कहीं से कछुए बरामद करती है एक बोरे में भरे हुए, या कहीं से हाथी दांत बरामद कर देगी। तो ये सब पता नहीं लोगों के अजीब अजीब से शौक़ हैं, अजीब अजीब से काम है। हाथी दांत के लोग चीज़ें बनाते हैं, मार्केट में बेचते हैं,
जी, बहुत महंगी महंगी चीज़ें बिकती हैं, लेकिन पता नहीं है क्यों, लोगों के शौक़ है, पैसा है उनके पास में तो चीज़ें करते हैं। अन्य ये सब चीज़ें लिखी हैं, इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि कितने % कछुआ, कितने % घोड़ा, कितने % ईगल, सब बेकार चीज़ है, इसको मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो, ठीक। और पौधों में क्या है, पौधों में सबसे ज़्यादा देवदार, महोगनी, हॉलीवुड और ये क्या है, गुइयाकम जैसे जो पौधे थे, ये 47% मोस्टली आप देवदार, महोगनी और यही 2 ही याद रखिए, सबसे ज़्यादा नंबर पे थे। तीसरे नंबर पे मतलब 35% पे रोजवुड दूसरे नंबर पे था, और ये सब रटने नहीं है, ठीक, समझ गए। ये सब रटने ही नहीं है कि देवदार और महोगनी और ये सब क्या मतलब है, इस सब चीज़ का फालतू चीज़ें हैं। देवदार भले एक बार देख लीजिए बस, और कुछ नहीं है, ठीक। चलो यहाँ है, ये वाली भी चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ वस्तुओं का सवाल है, मूंगे या प्रवाल के टुकड़े सबसे ज़्यादा बेचे गए वस्तुओं में। प्रवाल क्या है, एक 2 सेंटीमीटर का एक जीव होता है और ये कोरल बनाता है, कोरल, ठीक। तो कोरल रीफ आपने बहुत बार देखी होगी, कोरल रीफ देखी होगी, या कोरल आइलैंड टाइप के देखे होंगे। मूंगे मतलब ये कोरल एक जीव होता है, अपने कवर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और उन सब चीज़ों का, बड़े सुनहरे होते हैं, आपने देखे होंगे कई बार। स्काई डाइविंग बोल रहे, जो वाटर डाइविंग अंदर जो करते हैं, उसमें बहुत बार आपने ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, ठीक है। ऐसी वाली चीज़ें हैं। पशुओं से बनी दवाइयाँ, उनकी जब्ती की गई है, और ये सब क्या दुनिया भर की बातें हैं। 162 देश और क्षेत्रों की इसमें बात की गई थी, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। फोर्ब्स की अगली है 30 अंडर 30 एशिया सूची है 30 अंडर 30। देखिए फोर्ब्स जारी करती है। फोर्ब्स एक बिजनेस मैगजीन है, इंपॉर्टेंट बिजनेस मैगजीन है, राइट। ये बोल रही है एशिया के अंदर 30 में से 30, मतलब ऐसे लोग, उद्यमी हों, नेता हों, कैसे भी तरीके के लोग हों, वैसे बेसिकली ये बिजनेसमैन ही होने चाहिए, जो 30 साल के अंदर हैं, उनके काम के कारण उनकी रिपोर्टिंग करती है, उनको उसमें रैंकिंग देती रहती है। तो इस रिपोर्ट का ये था 9वां संस्करण। देखिए एशिया के लिए है, याद रख लेना, ये एशिया के लिए है, ठीक है। इसमें है पूरे में एशिया पैसिफिक यानी एशिया प्रशांत के 300 उद्यमी शामिल हैं, नेता उद्यमी अग्रणी हैं, ठीक। अब इसमें देखेंगे 30 अंडर 30 में बहुत सारी प्रविष्टियां हैं। जैसे भारत से सबसे ज़्यादा शायद प्रविष्टियां इनको मिली हैं, भारत से कितनी 86 मिली हैं, ठीक। इसमें स्टैटिक इंडिया के सह संस्थापक हैं, को फाउंडर अच्युत बंसल और राघव अरोड़ा। डिस्पोजल कंपनी के संस्थापक भाग्यश्री जैन हैं, ये शामिल हैं। अब इंडिया के जो लोग और हैं उनकी तरह सूची ये है, इस सूची को पॉज करिए, अगर आप देख पाएँ तो पढ़िए। जो महिला वर्ग हैं उनको आप जरूर पढ़िए। अच्छा, दूसरी चीज़ है, यहाँ पे देखिए आर्ट लिखा है सबसे लास्ट में, आर्ट में यहाँ जय शाह लिखा हुआ है, तो ये जय शाह वो नहीं है BCCI वाले और भारत के होम मिनिस्टर के बेटे, उनसे मत कंफ्यूज कर जाना, ये जय शाह दूसरे हैं। गेट अवे एक आइसक्रीम है, आइसक्रीम उसके संस्थापक हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो पता नहीं लोग कहने लगे बाद में, अच्छा अब ये भी करने लगे। देखिए भारत के गृह मंत्री ने ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो कंफ्यूज मत होना, मैंने बस इसलिए बताया। बाकी कुछ नाम इसमें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे यह पहले वाला नाम अच्युत बंसल और राघव अरोड़ा संस्थापक हैं। संस्थापक मतलब दोनों को फाउंडर हैं। कौन है? स्टैटिक भारत के। और भाग्यश्री जो जैन हैं वो द डिस्पोजल कंपनी के हैं। और इसमें देखिएगा जो पहले वाले 2 नाम हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, उद्योग, निर्माण और ऊर्जा के लिए, दूसरा है सामाजिक प्रभाव के लिए। बहुत गंभीरता से इनको नहीं रटना है, बस एक बार देखना जरूर है, ठीक। दूसरी चीज़ है याद रखना, 86 जो प्रविष्टियाँ हैं सबसे ज़्यादा भारत से मिली हैं, सबसे ज़्यादा। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ये अपने आप क्यों चल रहा है? अरे ऐसे मत करो, अरे 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 हाँ, सुधर गया। थप्पड़ पड़ती है, सुधर जाते हैं। 9वें संस्करण में आप देखेंगे 86 जो प्रविष्टियाँ हैं वो केवल इंडिया से मिली हैं, दूसरी चीज़ है भारत की सबसे अधिक 86 प्रविष्टियाँ देखिए, फिर वहीं पे लिखा हुआ। इसके बाद चाइना है, जापान 32 में है, सिंगापुर, और इनके सबके रटने की जरूरत नहीं है। याद रखिए इंडिया नंबर 1 पे है प्रविष्टियों के अंदर, और इसके बाद ये है, समझ रहे हो? बस इतने लोग हैं। दुनिया के 50 सबसे अमीर शहरों की सूची है, वेल्दिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2014 अगला हमारा टॉपिक है। और 50 सबसे अमीर शहर कैसे, ये सब डेटा किसने निकाला है, तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ हेनले एंड पासपोर्ट का नाम आप देखेंगे, और जब भी हेनले एंड पासपोर्ट आपके दिमाग में आएगा तो आपको हेनले जो क्या बोलते हैं, एक आती है ना हेनले एंड पार्टनर्स की पासपोर्ट रैंकिंग ऐसे समथिंग करके रिपोर्ट, क्या आती है, मैं तो नाम ही भूल रहा हूँ इस बार। वो आपके दिमाग में ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है, ये रिपोर्ट भी जारी की है, अमीर शहरों की सूची, ठीक, 50 अमीर शहर, वेल्दिएस्ट सिटीज़। अब इसमें अलग अलग उसके वो हैं, सबसे जो धनी है, सबसे अलग अलग चीज़ है। जैसे सबसे धनी व्यक्ति को क्या बोला है, HNWI, समझो, HN उच्च मूल्य वाले व्यक्ति, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ठीक, आई थिंक ऐसा ही होगा कुछ, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के रूप में परिभाषित किया गया, जिसके पास $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक की तरल निवेश योग्य संपत्ति
मतलब ऐसी संपत्ति जिसको वो निवेश कर सकता है, निवेश कर सकता है। लिक्विडिटी मतलब एक तरीके से जैसे आप इकोनॉमी में लिक्विडिटी पढ़ते हैं ना, लिक्विडिटी तरलता जिसको हिंदी में आप बोलते हैं, उसी तरीके का है। मतलब जिसको आप और आसानी से किसी दूसरे फॉर्म में आप चेंज करके कहीं ना कहीं जहाँ आप चाहें वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ऐसे ये जो जिसको बोलते हैं HNWI, फिर है सेंटी करोड़पति, इनको मत देखो, ये सब चीज़ें हैं। वे लोग हैं जिनके पास 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति है। फिर आते हैं बिलियनियर्स जिनके पास में 1000 मिलियन अमेरिकी डॉलर हैं। ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ से शहर हैं, सबसे टॉप पे शहर कौन सा है, किसने रिपोर्ट जारी की है, रिपोर्ट का आधार क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखने वाली हैं। जैसे रिपोर्ट में कहा गया USA का न्यूयॉर्क शहर जो है दुनिया के सबसे धनी शहर माना गया है। इसमें मतलब 3,49,500 कुछ करोड़पति हैं, मत रखना। इनकी कुल संपत्ति 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। इंडिया की जो टोटल GDP है वो 3.57 ट्रिलियन डॉलर के आसपास इस समय शायद है, समझ रहे हैं। और ये केवल न्यूयॉर्क शहर के जो अमीर हैं सब केवल उनकी है, ठीक। तो इतने के आसपास तो ये केवल न्यूयॉर्क शहर भटक रहा है। शीर्ष 50 शहरों में आप देखेंगे तो न्यूयॉर्क USA के आपको 11 शहर मिलेंगे और शीर्ष 10 में आपको 3 शहर मिलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हेनले रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वित्तीय राजधानी यानी भारत की जो फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, उसमें आपको 58,800 करोड़पति मिलते हैं, जिसमें 236 जो है वो सेंटी हैं। सेंटी मतलब 1000, आई थिंक ये यहाँ पे लिखा हुआ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 100 मिलियन USD, ठीक, इसके आसपास है। इसके बाद में 29 अरबपति हैं, मतलब बिलियनियर्स हैं जो 1000 वाले हैं। उनको सब रटने की ज़रूरत नहीं है कि ये अरबपति ये हैं इतने, ये हैं इतने, वो हैं, ये सब हैं, बस एक बार देख लो, ठीक है। 236 ऐसे कुछ अगर गंदा बनाएगा कभी, हालांकि बिल्कुल नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनेगा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन मान लीजिए अगर कुछ आया तो थोड़ा सा आपका दिमाग काम कर जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा जो शहर है वो 24वें शहर के रूप में मतलब ऊपर से 24वें नंबर पर जगह बनाई है। 50वें शहरों में दूसरा जो है वो दिल्ली है। दिल्ली को स्थान मिला है 37। यानी अब मोटी चीज़ आप याद रखें, जो 24वां स्थान जो मिला है वो मुंबई को मिला है, और 37 जो स्थान मिला है, 37 पोजीशन जो हेल्ड की है वो की है दिल्ली ने, ठीक, दिल्ली ने। बस एशिया पैसिफिक की बात है, 10 सबसे शहर अब दुनिया की बात है। जैसे जापान की राजधानी जो टोक्यो है वो 3रे नंबर पे है, समझे, और सिंगापुर है वो क्या इसमें क्या लिखा है, जापान की राजधानी टोक्यो 3रे, सिंगापुर 4थे, सिडनी 8वें, और ऐसे एशिया की ऐसे बात की गई है, ठीक है। पश्चिम एशिया में दुबई जो है सबसे धनी शहर बन के उभरा है, टोटल सूची में 21वें नंबर पे है। बस अब इस लिस्ट को थोड़ा सा देख लो। बस जैसे न्यूयॉर्क नंबर 1 पे है। बे एरिया कहाँ पे है, बे एरिया मतलब समुद्र के किनारे का एरिया है। ये शायद मेरी समझ से कैलिफोर्निया में ही है, कैलिफोर्निया एक ऐसा स्टेट है USA के अंदर जिसमें जितनी भी USA की कंपनियां हैं बड़ी, चाहे एप्पल हो जाए या टेस्ला हो जाए, फेसबुक हो जाए, मतलब बहुत बड़ी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सब के हेडक्वार्टर्स आपको कहीं पे अगर देखने को मिलेंगे तो वो कैलिफोर्निया के अंदर। इनका टैक्स सिस्टम अलग है, वहाँ पे स्टेट को थोड़ा सा ज़्यादा ऑटोनोमस तरीके से स्टेट काम करता है, तो इसलिए ज़्यादातर हेडक्वार्टर्स आपको कैलिफोर्निया जाते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। तो USA जो है मतलब उसका भी ये है। फिर टोक्यो जो है जापान का 3रा नंबर, सिंगापुर, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप चाइना को देखेंगे तो 2 चाइना के मिलेंगे, हांगकांग और बीजिंग। लेकिन USA को अगर आप देखेंगे तो USA के कितने मिल गए, 1 2 3 USA के मिल गए। और कुछ मिला है क्या, ऑस्ट्रेलिया का कितना है, केवल एक है, जापान का केवल एक है, सिंगापुर रह गया, UK का केवल एक है, फ्रांस का केवल एक है, ठीक है। तो बस ऐसे कुछ चीज़ें हैं। एक और इम्पॉर्टेंट है, ये वाला और कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा हुआ है स्वीडन नाटो का, अब इसमें मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा, मैं ऐसे ही बता दूंगा ये सारी चीज़ें। तो जैसे इसमें लिखा स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बना। पहले बात तो नाटो आपको पता है, नाटो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 के अंदर, राइट। क्यों हुई थी कि दुनिया के जो अटलांटिक एरिया है उसके आसपास के जितने भी जो कंट्रीज़ हैं वो एक साथ आ जाएं, और ये एक रक्षा समझौता तरीके से है, एक डिफेंस पार्टनरशिप है। डिफेंस पार्टनरशिप मतलब सब एक साथ लड़ें, सब एक साथ मरें, सब एक साथ खाएं, समझ रहे हैं। तो ये एक ऐसा है, नाटो बहुत चर्चा में रहा, और जब नाटो बना
और आपको ये सब पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में दो ऐसी ध्रुव में दुनिया बट गई पोलराइज्ड वे में। एक तरफ जिधर एक तरफ यूएसए खड़ा था, दूसरे तरफ यूएसएसआर खड़ा हुआ था। दोनों में एक होड़ मच गई अलग अलग, और उस होड़ को हम लोग आज जानते हैं किसके नाम से? कोल्ड वॉर के नाम से। मतलब सीधी लड़ाई नहीं थी, लेकिन अलग अलग लड़ाइयों के तरीके थे उनके, ठीक है। चाहे स्पेस में लड़ाई हो या मिसाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, या उनको मान लीजिए अगर उनको कोई न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैयार करने हैं उसकी है, सबमरीन्स की बात है। अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग एजुकेशन से लेके हर एक सेक्टर में उन्होंने प्रतिद्वंदिता चालू कर दी, कम्पिटिटिवनेस उनकी चालू हो गई, राइट। अब इस समय आप जब देखते हैं तो दोनों ऐसे ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए जहाँ पे लगभग लड़ाई होने वाली थी। उसी में आप एक अगर आपको हिस्ट्री ठीक से, अगर जियोपॉलिटिक्स को ठीक से देखते हैं तो आपको पता होगा क्यूबा मिसाइल जो अटैक होने वाला था, वो ऐसी एक स्थिति थी जहाँ बस वो मिसाइल अटैक होने ही वाला था, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे। नाटो इम्पॉर्टेंट था और नाटो अब और इम्पॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके आप दुनिया की चीज़ों को ज़रा महसूस करिए। उधर क्या चल रहा है? क्रीमिया 2014 में हथियाया गया, इसके बाद में यूक्रेन वॉर 22 से चालू हो गई, तब से खिंचती चली जा रही है। इधर आप देखेंगे क्या हो रहा है, अफगानिस्तान अब थोड़ा सा शांत हुआ है, लेकिन बड़ा अच्छा एरिया है नहीं। दूसरी तरफ आप उधर पहुंच जाएंगे इजराइल और आसपास के एरिया में, वहाँ भी बड़ी गहरी बातें सब चल रही हैं अंदरूनी। तो आप जब दुनिया को देखेंगे तो इस समय पे नाटो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जब 2014 में क्रीमिया पे जब हमला हुआ, समझ रहे हैं आप, जब हमला हुआ तो आसपास के जो कंट्रीज़ थे रशिया से लगे हुए, वो इस बात को समझ गए कि कल आज इसकी बारी है तो कल मेरी बारी है। और वही बात हुई कि 2022 के अंदर दोबारा से हमला होता है, किसके? यूक्रेन के ऊपर। क्रीमिया 2014 में चला गया, फिर अब यूक्रेन का अलग अलग हिस्सा कब्जाने की कोशिश कर रहा है कौन? रशिया। तो अब बात यह है कि देखिए, जब आप इसको देखेंगे, किसको देखेंगे? इसको जब आप नॉर्दर्न यूरोप के आसपास जब आप पहुंचेंगे तो आपको 3 कंट्री, मैंने कई बार आपको बताया है, ऐसे 3 कंट्री आपको देखने को मिलते हैं, 1 2 3। यहाँ पे आप लिखेंगे नॉर्वे, यहाँ पे स्वीडन, यहाँ पे फिनलैंड। अब यहाँ पे ही आपको रशिया, ऐसे बहुत बड़ा सा ऐसा रशिया है, ऐसे मतलब मान लीजिए। तो यहाँ ये वाला जो सबसे पीछे वाला पार्ट होता है, ये आपको यहाँ से टकराते हुए, टच करते हुए मिलता है, राइट। दूसरी चीज़ है यहाँ पे सागर अगर आपको मिल जाता है, और यहाँ पे फिर यहीं से आपको जुड़ा हुआ आपको डेनमार्क यहीं से मिल जाता है। तो आप इस लोकेशन को देखिए कि ये भी पास के ही कंट्री हैं। नाटो में अगर ये शामिल हो जाएंगे तो इनको सुरक्षा मिल जाएगी। सुरक्षा के लिए क्यों ये भाग रहे हैं? उसका कारण है। उसका कारण ये है कि नाटो की जो ट्रीटी है, ट्रीटी में कि आर्टिकल 5 ये बोलता है, आर्टिकल 5 कि एक देश के ऊपर अगर हमला हो गया तो ऐसा माना जाएगा कि वो नाटो में जितने भी कंट्रीज हैं 32 के 32 सबके ऊपर हमला हो जाएगा, ठीक। इसीलिए बात लगातार, अच्छा एक चीज़ और है कि नाटो में अगर किसी देश को शामिल होना है तो उसमें बचे हुए जितने कंट्रीज हैं सबकी सहमति अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि एक अगर बाइकआउट कर जाता है, बाकी ने हाँ कर दी तो बस सब शामिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सबकी सहमति अनिवार्य है, ठीक। तो शामिल इस बार कौन हुआ है? स्वीडन नाटो का 32वां बना है। एक बात याद रखें, तो ये याद रख लेना कि 32वां बना है, ठीक। 32वां बना है। कौन बना है? स्वीडन। स्वीडन कहाँ आता है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, बीच वाला कंट्री सबसे ऊपर, नदर्न यूरोप में आप देखेंगे, ठीक। बाकी ये सब कहानियाँ ऐसी लिखी गई हैं, ठीक। दूसरी बात थी, फिनलैंड ने भी ऐसी कुछ कोशिश की थी, लेकिन उसकी जो कोशिश थी उसको ब्रेक कर दिया था। जैसे 2 ऐसे कंट्रीज थे, एक हंगरी और दूसरा आपको कंट्री ऐसा देखने को मिलेगा टर्की। तो टर्की और हंगरी दोनों ऐसे कंट्री थे जिन्होंने उसको ब्लॉक करके रखा था, बाकी सब कंट्री तैयार थे। फिर धीरे धीरे फिनलैंड पे बात बन गई और फिनलैंड मतलब निकल गया आराम से 2022 के अंदर। देखिए यहाँ पे लिखा हो 2022 में ही दे दी थी, तुर्की और हंगरी को छोड़ के नाटो में, ऐसे करके थी 2023, हाँ अप्रैल 2023, हाँ शायद अप्रैल में ही, अप्रैल 2023 में नाटो का सदस्य बन गया था फिनलैंड, ठीक। बाद में ये 2 कंट्रीज जो थे टर्की और हंगरी जो अलग नाटो के हिस्से, ये फिर मान गए और फिर इसके बाद में इसको दे दी गई। लेकिन अभी स्वीडन की रुकी हुई थी, तो स्वीडन की कैसे हो गई? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, स्वीडन की संसद ने इतनी बात को सहमति प्रदान कर दी। बाद में इन लोगों ने भी मान लिया, तो ये सब अब टोटल संख्या इसकी 32 हो गई है। बस इतनी चीज़ याद रख लेना। चलो, विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल। एक चीज़ आप ये समझिए पहले, केवल मैं समझा देता हूँ अब आपको। ब्लू होल होता क्या है? देखिए, सागर गहरा है, सबको पता है, ठीक। सागर की तलहटी कहाँ तक है? ये तलहटी बिल्कुल बराबर तो है नहीं, कहीं पे ऐसी होगी, कहीं ऐसी होगी, कहीं ऐसी होगी। और आप देखते हैं कि इतना प्रेशर इन तलहटी पे पड़ रहा है, इतना प्रेशर पड़ रहा है कि कई बार ये जो प्लेट होती है ना, पतली प्लेट का मतलब है ऐसी प्लेट जिसमें कैल्शियम
कैल्शियम कार्बोनेट या ऐसी कुछ कैल्शियम से जुड़ी हुई फॉस्फोरस ऐसी कुछ जो होती हैं, ये प्लेट कमज़ोर होती हैं और इस पर जब इतना प्रेशर पड़ता है तो कई बार ये टूट जाती है। अब मान लीजिए ये कोई प्लेट है, इस पर इतना प्रेशर पड़ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे ये प्लेट कमज़ोर है और ये यहाँ से टूट गई, तो अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा जाके वो ऐसा बनेगा। तो ये जो अंदर पानी घूमता हुआ चला गया पूरा ऊपर तक, ये इसको बोलते हैं ब्लू होल। याद रख लेना, ब्लैक होल होता है आसमान में, ब्लू होल होता है पानी के अंदर। ठीक, तो ब्लैक और ब्लू से आप कंफ्यूज मत नहीं होंगे। ठीक है, ये अब है क्या, यहाँ पे लिखा सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल खोजा गया। कहाँ खोजा गया? फ्रंटियर्स इन मरीन साइंस के एक जर्नल में ऐसा प्रकाशित हुआ कि मैक्सिको की जो ईस्टर्न खाड़ी है वहाँ पे देखिए तामजा ब्लू होल TJBH विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल है। देखिए कहाँ पे पूरे समुद्र के अंदर कितने ब्लू होल हैं, कितने गहरे हैं, किसी ने देखा नहीं है। राइट, जो चीज़ मिल गई है सबसे गहरी, इसलिए उसको बोला जा रहा है ज्ञात ब्लू होल। अभी तक जो हमको पता चला है ये उसमें सबसे गहरा है। अभी कितना गहरा आपको और मिलेगा जाके किसी को नहीं पता। राइट, कहीं पे हो सकता इससे भी 10 गुना गहरा निकले, क्योंकि आप देखेंगे इससे पहले जो ब्लू होल जो था वो आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है संसायोगले ब्लू होल जो था, ये जो साउथ चाइना सी में था वो था 480 फीट के आसपास का। लेकिन ये वाला जो मैक्सिको के यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी साउथ ईस्टर्न, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चेतुमल खाड़ी। ये रट लेना यार, ये रट लेना, ज़रूर रट लेना। ठीक है, हो सकता है ज्योग्राफी में कहीं फेंक के दे दे आपको। तो इसमें है क्या कि चेतुमल जो खाड़ी है, इसमें जो अभी जो ब्लू होल मिला है वो 1380 फीट का है। मतलब आप देख सकते हैं 420 मीटर, आधा किलोमीटर अंदर, समझे। हो सकता है किसी दिन आपको 1 किलोमीटर अंदर कोई नज़र आ जाए। तो बस इतनी सी ये बात है, कहाँ मिला है बस उसी की ये बात सब की गई है। फिर है प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा। तो अभी मैं इसी को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मेरा ऐसा मन था कि मैं इसको पूरे में कंप्लीट कर दूँ, लेकिन ठीक है, बहुत सारी चीज़ें समझाने में चली जाती हैं और ये ज़रूरी है। मेरी बात समझिए, आप करंट अफेयर्स को रद्दी मत समझिएगा। करंट अफेयर्स अगर 35 से 40 क्वेश्चन लाने की क्षमता रखता है आपके एग्जाम में, तो आपका खून भी मांगता है। 10 क्वेश्चन तो कोई नई रील्स चलाता है वो भी सही करेगा। तो ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन अगर रील चलाता है तो 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन वो सही कर देगा जो उससे 4 गुना ज़्यादा रील चलाता है। ये कंसेप्ट मत लगा देना, समझ रहे हैं। तो कुछ 10 क्वेश्चन देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होता क्या है, जब किसी एग्जाम में आप कूदते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा 100 क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ यूपीएससी ने अगर आपको 6 या 7 या मान लीजिए 10 या 12 13 क्वेश्चन बिना पढ़े ही आप ऐसे करके चले आ गए, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे मैं बिना पढ़े 12 कर लूँगा, तो प्रीलिम्स में आराम से मैं थोड़ा सा और पढ़ लूँगा तो आराम से 50 तो कर ही लूँगा, समझे, तो वो स्कोर तो मेरा हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये सब यही एनालॉजी मत लगाओ, इसीलिए सब चीज़ें गड़बड़ होती हैं। इसलिए जो रील चलाने से अगर आप 10 क्वेश्चन सही करके आते हैं बिना कुछ पढ़े, कभी मान लीजिए आपने पूरे साल बुक ही नहीं खोली है, केवल रील देखते रहे, तब भी आपके 10 क्वेश्चन सही होंगे 30 में से। लेकिन जब आप 20 करेंगे उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जब 30 अगर आए हैं और 30 में अगर आप 28 करेंगे तो अथक मेहनत करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। इसलिए ये कंसेप्ट मत लगा लेना कि अगर 10 रील चला के अगर सही होगा तो 30 सही करने के लिए 3 गुना ज़्यादा रील चलानी पड़ेगी। ऐसा मत कर देना, ऐसे करने से गलतियाँ होंगी, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ है, इसलिए बड़ा खेल है, 38 से 40 क्वेश्चन का खेल है, और इसको मजाक मत लीजिए। दो ये समझ लीजिए आपके 2 सब्जेक्ट के बराबर है ये, समझ रहे हैं। और देखिए पुराने जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको आप, जो बहुत पुराने हैं, कई बार से एग्ज़ाम देते रहते हैं, आयोग में मेंस लिख के, इंटरव्यू लिख के, फिर वापस आ गए, फिर इंटरव्यू दिया, फिर वापस आ गए, फिर प्रीलिम्स दिया, ये सब चीज़ें चलती रहती। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। इनको मात देने का एक ही तरीका है, इनको आप करंट अफेयर से पीछे कर सकते हैं। क्योंकि ये लोग कहीं पे नौकरी में हैं, कोई और पेशे में हैं, या कहीं कुछ कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं XYZ, इनका करंट अफेयर बड़ा गंदा होता है, या सही से कर नहीं पाते हैं। कई बार होता गंदा नहीं है, बट कई बार कर नहीं पाते हैं। तो इनको अगर मात देनी है तो आप अदर सब्जेक्ट में इनको मात नहीं दे पाएंगे, राइट। इनसे आप एंसेंट या मेडिवल हिस्ट्री में आप इनको पीछे नहीं कर पाएंगे। इनको आप यहीं पे पीछे करेंगे, कहाँ पे, जो मैं करा रहा हूँ, ठीक। मतलब कुल मिला के ये है, अगर ये ऐसी चीज़ है, इसको अगर ठीक करेगा और इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़िए, एज ए सब्जेक्ट नहीं, एज ए 2 गुना सब्जेक्ट पढ़िए। एक अगर एवरेज सब्जेक्ट 20 क्वेश्चन के आसपास, मानिए पॉलिटी अगर 20 क्वेश्चन के आसपास आती है, 20 कभी 18 हो जाएगी, कभी 25 भी हो सकती है, हो गई थी, हो सकती है, क्या हो गई थी, राइट। दूसरी चीज़ें कभी 14 हो जाएगी, कभी 13 रह जाएगी। तो ऐसा परेशान मत हो, ये 20 का है, और ये अगर करंट अफेयर
38, 37, 40, 39 क्वेश्चन की अगर ताकत रखता है तो 2 गुने का है, तो उसको एज ए सब्जेक्ट ऐसे 2 सब्जेक्ट काउंट करो। जब तक ये आप दिमाग में नहीं बैठाएंगे कि ये 2 सब्जेक्ट हैं, तब तक आप यही करेंगे कि बाद में एक मैगजीन लेके आएंगे और फलाने साहब के वीडियो देख लेंगे, अरे भाई साहब वो बहुत शानदार पढ़ाते हैं, पूरी देखो मैगजीन खत्म कर दी, देखो देखो देखो। और बाद में जब आप पेपर देके आएंगे तो कहानी वही होगी, आप रह जाएंगे 30 में से, मतलब अगर 38 आए हैं तो आप वहीं पर 20, 21, 22, हार्डली 22, 22 के आसपास आप लटक जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि यार ये गलत हुआ है, ये कन्फ्यूज़ हो गया। सब्जेक्ट की तरीके से जब तक आप नहीं लेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। मेरी बात आप समझें, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझें। समझ रहे हैं? मतलब 38 क्वेश्चन अगर आने वाले हैं या 40 आने वाले हैं, उसको अगर मिला दें आप क्या बोलता हूँ, ये आपका बजट जो आता है और जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसको भी मिला दें। अगर इतनी ताकत रखता है तो उसकी आप क्षमता समझें। बस मुझे इतना कहना था, बताने की थोड़ी सी कोशिश थी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए सिविल सर्विसेज के साथ में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लें। सोच क्या रहे हो, करो सब्सक्राइब करो, ठीक है। और ठीक ठाक कमेंट कर दो, बता दो सेशन कैसा रहा, क्या कुछ बदलाव करने हो तो वो बता दो। दूसरी चीज़ है, वो लोग मुझे राय मत दें जो वन डे एग्जाम केवल देते रहते हैं, ठीक है। कई बार वो सब लोग चले जाते हैं, सर आप इतना एक्सप्लेन क्यों करते हैं, उनका लहजा थोड़ा सा गंदा होता है, बस सही से कह नहीं पाते, अपनी बात भी अगर कहनी है तो ठीक से नहीं कह पाते हैं, राइट। तो ऐसी कोशिश मत करें, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे वो वन लाइनर चाहते हैं। वन लाइनर चीज़ें मैं ऐसे बता दूं कि प्रधानमंत्री ने फला तारीख को, देखिए इतनी मार्च है, बीच में कॉमा लगा है, इसको रट लो, फिर आ जाओ थिम्फू में गए। तो ये सब चीज़ें मुझसे मत करवाएं। तो जो टारगेट है, देखिए वन डे अगर छोटे छोटे से एग्ज़ाम देने हैं तो उसमें इतनी थॉरली चीज़ नहीं आएंगी, वो आप आराम से खुद बैठ के कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सी आती हैं बुक्स आती हैं, उनको सबको आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ है, ऐसे अगर कुछ चीज़ करनी है, कुछ चीज़ें मैं ऐसे बताते हुए चलता हूँ, कंसेप्ट जब क्लियर होगा आपका तो आप लिखेंगे, मेंस में भी बड़ा अच्छा से लिखेंगे। बस उसको कैसे स्ट्रक्चर देना है, कैसे उसकी बॉडी लिखनी है, कैसे कंक्लूड करना है, इतनी चीज़ सीख गए तो कुछ कठिन काम नहीं होगा, फिर इंटरव्यू कहीं बाकी नहीं रह गया, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए सिविल सर्विसेज के साथ में। चलो, बाय।